तुम ट्रिपल एस ग्रेड फॉरबिडन मेज बनकर भी न्यूब विलेज में सिर्फ मेंढकों पर तीरंदाजी की प्रैक्टिस कर रहे थे। इसकी वजह थी मेरा प्रोफेशन, जिसमें कोई भी एक्टिव स्किल सीखना या इस्तेमाल करना नामुमकिन था। मेरा एकमात्र हथियार था सिर्फ नॉर्मल एरो अटैक्स। सब मुझे फ्रॉग टर्मिनेटर कहकर चिढ़ाते थे। हद तो तब हो गई जब मैरी मंगेतर ने सरेआम सगाई तोड़ दी और तुम्हारे छोटे भाई का हाथ थाम लिया। लेकिन वो बेवकूफ नहीं जानते थे कि जैसे ही मैं फॉरबिडन माइलस्टोन पूरा करोगे, मेरा गॉड लेवल पैसिव स्किल अनलॉक हो जाएगा, जिसके बाद मुझे लाइफ में कभी किसी मैनुअल ग्राइंडिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। तभी टर्निंग स्क्वायर पर आसमान को चीरती हुई एक सुनहरी रोशनी चमकी। उस लाइट के बीचों बीच एक दुबला पतला लड़का खड़ा था। पूरा शहर तुम्हारा नाम चिल्ला रहा था। सिटी लॉर्ड, जो तुम्हारे पिता भी थे, गर्व से फूले नहीं समा रहे थे। पूरे शहर के सामने आसमान में एक बहुत बड़ा इन्फो स्क्रीन खुला। प्रोफेशन फॉरबिडन मेज, शर्त जिंदगी में कभी कोई एक्टिव स्किल इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। पल भर में सन्नाटा छा गया। जो लोग अभी तारीफ कर रहे थे वो ताने मारने लगे। बिना स्किल का ट्रिपल एस ग्रेड, ये तो एक अपाहिज प्रोफेशन है। बिना स्किल का आर्चर सिर्फ एक जिंदा पुतला है। स्टेज पर पिता का गर्व झटके से गायब हो गया और तुम्हारी सौतेली माँ के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान तैर गई। इसी बीच तुम्हारी मंगेतर एस ग्रेड जीनियस लियू रियान खड़ी हुई और तुम्हारे पिता के पास जाकर ठंडे लहजे में बोली, गिल्ड मास्टर सुपिंग भैया ठीक तो है ना? सिर्फ एक गिल्ड मास्टर शब्द ने तुम्हारे पिता को अंदर तक झकझोर दिया, क्योंकि अभी कुछ देर पहले तक वो उन्हें अंकल सू कह रही थी। लाइट के बीच तुमने धीरे से आंखें खोली। यादों का एक सैलाब तुम्हारे दिमाग में आया। तुम इस दुनिया में री इनकारनेट हुए थे, एक सिटी लॉर्ड के बेटे, ट्रिपल एस ग्रेट टैलेंट और एक खूबसूरत मंगेतर के साथ। लगा था कि लाइफ सेट है, पर इस नो स्किल कर्स ने तुम्हें आसमान से सीधे जमीन पर पटक दिया। उसी रात सू फैमिली के डिनर टेबल पर सन्नाटा पसरा था। तुम्हारे पिता सू झान बिना कुछ बोले बस शराब पिए जा रहे थे। सौतेली माँ वांगरू बड़े प्यार से अपने पति की प्लेट में खाना परोस रही थी और उनका छोटा बेटा सू हाओ अपनी कामयाबी के घमंड में था। उधर तुम चुपचाप अपना एट्रीब्यूट पैनल चेक कर रहे थे। स्ट्रेंथ 100, एजिलिटी 100। तुम्हारे बेसिक स्टैट्स आम लोगों से 10 गुना ज्यादा थे। साथ ही वहाँ एक रहस्यमयी फॉरबिडन ऑर्डर भी था। तुम समझ गए कि ये कोई बेकार प्रोफेशन नहीं है। तुम पिता को यह बताने ही वाले थे कि वांगरू ने तुम्हें बीच में ही टोक दिया। सुनिए जी, रुयान के रिश्ते को लेकर वांगरू ने बात घुमाते हुए अपने बेटे सुहाओ को देखा। लियू फैमिली का मानना है कि हमारा हाउ डबल एस ग्रेड का है, तो रुयान के साथ उसी की जोड़ी परफेक्ट रहेगी। तुम्हारा दम घुटने लगा। तुमने उम्मीद से पिता की तरफ देखा कि शायद वो कुछ कहेंगे, लेकिन उन्होंने चुपचाप शराब का ग्लास खाली कर दिया और तुम्हारी तरफ देखा तक नहीं। ये खामोशी किसी भी गाली से ज्यादा तकलीफ देह थी। वांगरू ने तुम्हारे उतरे हुए चेहरे को देखकर आखिरी बार किया, इसलिए लियू फैमिली के साथ रिश्ता कायम रहेगा। बस तुम्हारी जगह शादी तुम्हारा भाई करेगा। तुमने सुहाओ के उस फेक चेहरे को इग्नोर किया और सीधे अपने पिता सुझान को देखा। इस दुनिया में आने के बाद पिता के लिए जो थोड़ी बहुत इज्जत बची थी वो भी खत्म हो गई। फॉरबिडन ऑर्डर को लेकर जो भी एक्सप्लेनेशन तुम्हारे पास था वो गले में ही दबकर रह गया, क्योंकि अब उसका कोई मतलब नहीं था। तुमने बेहद शांत आवाज में पूछा, डैड क्या ये आपका फैसला है? वो ताकतवर सिटी लॉर्ड अपनी जगह पर जम गया। उसका हाथ हवा में ही रुक गया और उसने नजरें चुराते हुए बेहद कमजोर आवाज में कहा, पिंगेर, ये हमारी फैमिली की तरफ से तुम्हारे साथ नाइंसाफी है, लेकिन तुम घर पर आराम से रहो। सू फैमिली तुम्हारे ऐशो आराम में कोई कमी नहीं छोड़ेगी। ये सुनकर तुम हंस पड़े, एक बेहद कड़वी और तीखी हंसी। ऐशो आराम में कमी नहीं छोड़ेंगे का मतलब साफ था कि वो तुम्हें एक बेकार और फालतू रिश्तेदार की तरह घर के एक कोने में फेंक रहे थे। तुमने आखिरी बार पूछा, क्या लियू रुयान भी यही चाहती है? तुम्हारे पिता का गला सूख गया। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप एक और ग्लास गले से नीचे उतार लिया, मानो वो हकीकत से भाग रहे हों। तभी सौतेली माँ वांगरू ने बात संभालते हुए कहा, अरे मैं तो तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ। बाहर कितनी डेंजरस दुनिया है, तुम्हारे पास कोई स्किल भी नहीं है। कोई अनहोनी हो गई तो घर पर रहकर कोई छोटा मोटा सिपाही बन जाओ, क्या खराबी है इसमें? उनकी बातें तुम्हारी डिग्निटी को सरेआम कुचल रही थी। एक ट्रिपल एस ग्रेड प्लेयर को घर का नौकर बनाने की तैयारी थी। ड्रामा यहीं खत्म नहीं हुआ। तुम्हारा भाई सुहाओ भी अपनी ओवर एक्टिंग शुरू कर देता है। उसने बड़े मैच्योर बनने का नाटक करते हुए चम्मच रखी और आह भरते हुए बोला, भैया मॉम डैड की बात मान लो, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि तुम्हें कभी भूखा नहीं मरने दूंगा। वैसे भी तुम अब रुयान के लेवल के नहीं रहे। उसने रुककर वो सबसे घटिया लाइन बोली, उसे एक स्ट्रॉन्ग पार्टनर चाहिए, कोई ऐसा बोझ नहीं जिसे प्रोटेक्ट करना पड़े। बोझ, यह शब्द सीधे तुम्हारे दिल पर लगा। तुम इन तीनों को देख रहे थे, चुप बैठे पिता, ढोंगी सौतेली माँ और घमंडी भाई। तुम्हें समझ आ गया कि ये कोई हीरो वाली लाइफ नहीं, बल्कि एक घटिया फैमिली ड्रामा चल रहा है। पर तुम री इनकारनेट हुए थे ये बकवास सहने के लिए नहीं। तुमने सू हाओ की तरफ देखा और साफ शब्दों में कहा, कुत्ते के बच्चे छोटे भाई, अपनी बात याद रखना। आगे से अपने इस बड़े भाई का अच्छे से ख्याल रखना। पूरे रूम में सन्नाटा छा गया। वांगरू और सू हाओ के चेहरे का रंग उड़ गया। ये गाली सीधे उनके मुंह पर एक करारे तमाचे जैसी थी। तमीज भूल गए हो? वांगरू ने गुस्से में टेबल पर हाथ मारा और उसकी उंगली तुम्हारे चेहरे के पास थी। सुपिंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतनी बदतमीजी करने की? तुमने बस उसे देखा और अपनी मिडिल फिंगर दिखाते हुए कहा, शट अप। सुहाओ तुरंत अपनी माँ के सपोर्ट में चिल्लाया, भैया क्या तुम पागल हो गए हो? मॉम से ऐसे बात करते हैं? तुमने उसकी तरफ देखा तक नहीं, सीधे वांगरू से कहा, तुम तो सगी माँ भी नहीं हो। अगर सगी होती
तब भी मैं तुम्हारी ये बकवास बर्दाश्त नहीं करता। अब तुम्हारे पिता सुजान का चेहरा गुस्से से काला पड़ चुका था। एक सिटी लॉर्ड का खतरनाक प्रेशर पूरे कमरे में महसूस होने लगा। उन्होंने तुम्हारी तरफ देखते हुए लास्ट वार्निंग दी, अपने शब्द वापस लो और अभी माफी मांगो। इसी टेंशन के बीच गेट पर अनाउंसमेंट हुई, सर मिसेज लियू और मिस लियू आई हैं। तभी तुम्हारी होने वाली सास और मंगेतर लियू रुयान अंदर आई। मिसेज लियू ने कमरे के माहौल को इग्नोर करते हुए सीधे अपने बैग से एक स्क्रॉल निकाला और तुम्हारे पिता के सामने रख दिया। सिटी लॉर्ड सू, हम यहाँ बच्चों के मैटर पर बात करने आए हैं। ये सू पिंग और रुयान की सगाई तोड़ने के ऑफिशियल पेपर्स हैं। बात यही नहीं रुकी, उन्होंने तुरंत दूसरा और भी ज्यादा अट्रैक्टिव स्क्रॉल निकाला। बेशक हमारे परिवारों का रिश्ता नहीं टूटना चाहिए। सू हाओ एक SS ग्रेड का जीनियस इल्यूजन मैजिशियन है, उसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, इसलिए ये रुयान और सू हाओ की नई सगाई का कॉन्ट्रैक्ट है। फायदे के सामने फैमिली और रिश्ते कितने सस्ते हो जाते हैं ये साफ दिख रहा था। तुमने पूरे टाइम एक शब्द नहीं कहा, तुम बस उस लड़की लियू रुयान को देख रहे थे जिसने अंदर आने के बाद से तुम्हारी तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखा था। आखिरकार उसने अपना चेहरा घुमाया और उसकी नजरें तुम पर पड़ी। उसकी आंखों में कोई गिल्ट नहीं था, बस एक अजीब सा खालीपन था, जैसे वो किसी अजनबी को देख रही हो। उसने बेहद ठंडी आवाज में कहा, सुपिंग, मेरा होने वाला हस्बैंड एक स्ट्रॉन्ग वॉरियर होना चाहिए जो मेरे साथ टॉप पर खड़ा हो सके। मैं किसी ऐसे डिसेबल्ड प्रोफेशन वाले के साथ नहीं रह सकती जो सिर्फ नॉर्मल अटैक्स कर सकता हो। डिसेबल्ड प्रोफेशन, इस एक लाइन ने सबका असली चेहरा साफ कर दिया। तुम हंसे और सबके सामने उस ब्रेकअप पेपर को उठाया और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। तुमने लियू रुयान की तरफ देखा और सिर्फ 2 शब्द कहे, ठीक है भाभी जी। ये कहकर तुम बिना पीछे मुड़े जाने लगे। पीछे से तुम्हारे पिता की गुस्से से भरी आवाज आई, रुको, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम रुकने वाले नहीं थे। तुमने बिना मुड़े कहा, आपको उससे क्या मतलब? सू, झान गुस्से में पागल होकर चिल्लाए, अगर आज तुमने इस घर की दहलीज पार की तो आज से तुम्हारा सू फैमिली से कोई रिश्ता नहीं रहेगा। बाहर तुम्हारे साथ क्या होता है उससे हमारा कोई लेना देना नहीं होगा। पर तुमने उनकी बात को पूरी तरह इग्नोर किया और रात के अंधेरे में घर से बाहर निकल गए। जैसे ही तुमने मेन गेट पार किया, तुम्हारी आंखों के सामने सिर्फ तुम्हें दिखने वाला सिस्टम पैनल चमक उठा। फॉरबिडन ऑर्डर करंट किल काउंट 0-10,000 में से इस नंबर को देखकर तुम्हारे दिमाग में एक खतरनाक प्लान आया। उधर डिनर टेबल पर वांग रू का झूठा दुख गायब हो चुका था। उसने मिसेज लियू की तरफ देखते हुए वाइन का ग्लास उठाया, बुरा मत मानिएगा, बच्चे नासमझ हैं, चलिए हम हाओ और रुयान की शादी की बात आगे बढ़ाते हैं। सू हाओ की नजरें लगातार लियू रुयान पर टिकी थीं, जिसमें साफ तौर पर एक लालच था। उसने एक बार भी गेट की तरफ नहीं देखा जहां से उसका भाई हमेशा के लिए जा चुका था। अगली सुबह आंख खुलते ही तुमने अपने बचे कुचे सिक्कों से कुछ ब्रेड और पानी खरीदा। तुमने अपना इकलौता हथियार निकाला, एक पुरानी लकड़ी का धनुष। अटैक +3, एजिलिटी +2। इसके स्टैट्स बहुत ही मामूली थे, पर तुम जानते थे कि शुरुआत के लिए काफी है। तुम चुपचाप मर्चेंट और सोल्जर्स की भीड़ के साथ सिटी गेट से बाहर निकल गए। तुम्हारा टारगेट एक ही था, शहर के वेस्ट साइड में मौजूद अगली फ्रॉक्स का इलाका। दूसरों के लिए ये न्यू विलेज का एक बोरिंग सा एरिया था, पर तुम्हारे लिए ये एक परफेक्ट कत्ल खाना था। तभी एक इंसान के साइज का मेंढक तुम्हारी तरफ तेजी से झपटा। उसके मुंह से बदबू आ रही थी। तुमने बिना पैनिक किए बस एक हल्का सा साइड स्टेप लिया और उसका अटैक मिस हो गया। अगले ही पल तुम्हारे हाथ का धनुष गूंज उठा, एक तीर हवा को चीरता हुआ निकला। तीर सीधे उसकी आंख में जाकर लगा। एक ही शॉट में मेंढक का हेल्थ बार यानी HP पूरी तरह खाली हो गया और वो वहीं ढेर हो गया। तुम खुद थोड़े हैरान थे, आम लोगों से 10 गुना ज्यादा तुम्हारे जो बेसिक स्टैट्स थे, उनका डैमेज इतना खतरनाक होगा ये तुमने भी नहीं सोचा था। तुमने मन में सोचा और सिर्फ तुम्हें दिखने वाला सिस्टम पैनल सामने आ गया। फॉरबिडन ऑर्डर करंट किल काउंट 1। तुमने बिल्कुल शांत रहकर नीचे गिरे कॉपर कॉइन को उठाया, दोबारा निशाना साधा। फॉरबिडन ऑर्डर करंट किल काउंट 2। धनुष खींचना, शूट करना, कॉइन उठाना। तुम्हारी मूवमेंट किसी रोबोट की तरह मैकेनिकल हो चुकी थी। जैसे ही 50वां मेंढक ढेर हुआ, एक सुनहरी रोशनी ने तुम्हें घेर लिया। तुम लेवल 2 पर पहुंच चुके थे। तुमने तुरंत अपना एट्रीब्यूट पैनल खोला, पर अगले ही पल तुम्हारी आंखें फटी की फटी रह गईं। स्ट्रेंथ 153, एजिलिटी 152, स्टैमिना 100। एक नॉर्मल आर्चर को लेवल अप पर सिर्फ 5 स्टैट पॉइंट्स मिलते हैं, लेकिन तुम्हारे स्टैट्स सीधे 50 पॉइंट्स बढ़ गए थे, पूरे 10 गुना ग्रोथ। तुमने धीरे से अपनी मुट्ठी भींची और शरीर में दौड़ती हुई उस बेहिसाब ताकत को महसूस किया। तुम्हारी उन सूनी आंखों में अब बदले की आग सुलगने लगी थी। SSS ग्रेट टैलेंट वाकई में कोई कर्स नहीं था। सुझान, वांग रू, लियू रुयान, उन सबके चेहरे तुम्हारे दिमाग में घूमे, पर तुमने झटके से सिर हिलाकर उन्हें दिमाग से निकाल दिया। अभी इन सब फालतू बातों के बारे में सोचने का कोई मतलब नहीं था। तुमने दोबारा धनुष उठाया और तुम्हारा शिकार जारी रहा। जैसे जैसे लेवल बढ़ रहा था, तुम्हारी शूटिंग स्पीड भी तेज होती जा रही थी। अब तुम सिर्फ अपने इंस्टिंक्ट्स के दम पर ही किल कर रहे थे। फॉरबिडन ऑर्डर करंट किल काउंट 999। इस समय तुम लेवल 5 पर आ चुके थे, पर तुम रुके नहीं, क्योंकि तुम्हारे लिए एक्सपीरियंस पॉइंट्स मैटर नहीं कर रहे थे। तुम्हारा असली टारगेट वो 10,000 किल्स थे। तुम्हारी इस पागलों जैसी ग्राइंडिंग ने आखिरकार बाकी लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच ही लिया। अरे ये सू फैमिली का वही SSS टैलेंट वाला सू पिंग नहीं है। टैलेंट भाई वो बिना स्किल का एक यूजलेस कचरा है। सुना है घर से निकाल दिया गया है और मंगेतर भी भाई की हो गई। बेचारा। एक तमाशा देखने वाले ने तो तुम्हारी इस मैकेनिकल शूटिंग का वीडियो बनाकर पब्लिक चैनल पर पोस्ट कर दिया, जिसका टाइटल था ब्रेकिंग न्यूज, पुराना जीनियस अब रोबोट बनकर 10,000 मेंढक मार रहा है। यह पोस्ट पूरे शहर में आग की तरह फैल गई। भाई हंसी नहीं रुक रही मेरी, उसका फोकस तो देखो।
जैसे कोई एंड गेम बॉस क्लियर कर रहा हो। अच्छा हुआ इसके साथ ऐसा ही होना था। लेटेस्ट न्यूज सुनी, लियू रुयान अब सु हाओ के साथ टीम बनाकर लेवल 7 के डंगोन को क्लियर करने गई है। जीनियस तो वो दोनों हैं। पूरा लिनान शहर तुम्हारा मजाक उड़ा रहा था, पर तुम इस सबसे बेखबर थे। तुम्हारा पूरा ध्यान सिर्फ आंखों के सामने बदलते उन नंबर्स पर था। फॉरबिडन ऑर्डर करंट किल काउंट 9,999। सिर्फ एक आखिरी किल बचा था। तुमने धनुष खींचा और आखिरी मेंढक पर निशाना लगाया। जैसे ही 10,000वां मेंढक गायब हुआ, तुम्हारे दिमाग में सिस्टम का नोटिफिकेशन गूंजा, सिस्टम अलर्ट, फॉरबिडन ऑर्डर अपग्रेड कंडीशन पूरी हुई, लेवल 0 से लेवल 1। बधाई हो, होस्ट ने पहला एक्सक्लूसिव पैसिव स्किल अनलॉक कर लिया है, वन मोर एरो इफेक्ट। नॉर्मल अटैक करने पर 20% चांस है कि एक एक्स्ट्रा तीर अपने आप शूट होगा। बोनस, पहला माइलस्टोन पूरा करने के लिए आपको 100 फ्री एट्रीब्यूट पॉइंट्स और 100 गोल्ड कॉइंस दिए जाते हैं। पूरे 100 फ्री एट्रीब्यूट पॉइंट्स। धोखे की वजह से दिल में जो गुस्सा दबा था, उसे अब बाहर निकलने का रास्ता मिल गया था। सारे पॉइंट्स स्ट्रेंथ में डाल दो। तुम्हारे सोचते ही पैनल के नंबर्स तेजी से बदलने लगे। स्ट्रेंथ 303 से 403। एक झटके में तुम्हारे शरीर के अंदर एक बेहद खतरनाक और भारी ताकत का विस्फोट हुआ। तुम्हें अपनी हड्डियों के रीशेप होने की आवाज तक सुनाई दे रही थी। 400 पॉइंट्स की स्ट्रेंथ, ये तुम्हारे लेवल के किसी वॉरियर से भी 10 गुना ज्यादा थी। तुमने अपने हाथ में मौजूद उस पुराने धनुष को उठाया जो पहले भारी लगता था, पर अब वो सूखी घास की तरह हल्का महसूस हो रहा था। तभी सामने आ रहे एक बदसूरत मेंढक पर तुमने बिना किसी एफर्ट के धनुष को पूरा खींच दिया। धनुष की डोरी उस भयानक प्रेशर से चरमरा उठी। तीर ने हवा को चीर दिया, लेकिन खेल यहीं खत्म नहीं हुआ। जैसे ही उस मेंढक का सिर फटा, हवा में बिल्कुल वैसा ही एक और तीर अपने आप बन गया और उसने खुद ब खुद दूसरे मेंढक को लॉक करके शूट कर दिया। ये था तुम्हारा पैसिव, एक ऐसा स्किल जिसे न तो किसी कास्टिंग टाइम की जरूरत थी, न ही किसी कूलडाउन की। इसके लिए सिर्फ तुम्हारी अटैक स्पीड चाहिए थी। ये एक गॉड लेवल मल्टी टारगेट पैसिव था। तुमने दोबारा तीर निकाला और चलाया। 2 तीर एक साथ निकले और दोनों मेंढक पल भर में ढेर हो गए, पर तुम्हारे चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। तुम बस नीचे झुके, एक एक करके सारे कॉपर कॉइन्स उठाए और बिना पीछे मुड़े लिनान शहर की तरफ चल दिए। जब तुम शहर पहुंचे, तब तक काफी रात हो चुकी थी। शहर में हर तरफ रौनक थी और चारों ओर सिर्फ दूसरों की तारीफों के पुल बांधे जा रहे थे। भाई, सू फैमिली का वो डबल एस ग्रेड मैजिशियन सू हाओ क्या खतरनाक है। उसका एक फायरबॉल पूरे मॉब्स को साफ कर देता है, और लियू रुयान का होली ब्लेसिंग भी तो देखो। उन दोनों की जोड़ी सच में अनबीटेबल है। तुम बिना किसी एक्सप्रेशन के आगे बढ़ते रहे, मानो ये किसी अजनबी की कहानी हो जिससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं था। इसके बाद तुम एक गरीब इलाके में गए। वहाँ एक सिल्वर कॉइन देकर एक सस्ता सा होटल का कमरा बुक किया और फिर 10 सिल्वर कॉइन्स देकर एक नया धनुष खरीदा। ये सब करने के बाद कमरे में आकर तुमने पब्लिक चैनल खोला। उम्मीद के मुताबिक सबसे ऊपर जो पोस्ट ट्रेंड कर रही थी, उसका टाइटल लाल रंग में चमक रहा था। ब्रेकिंग न्यूज, कल का जीनियस आज का लूजर। ट्रिपल एस ग्रेड फॉरबिडन मेज ने रोते हुए पूरा दिन मेंढक मारने में बिताया। उस पोस्ट के नीचे तुम्हारी वही अकेले खड़े होकर मैकेनिकल तरीके से तीर चलाने वाली वीडियो थी। कमेंट सेक्शन में तो जैसे मीम्स की बाढ़ आ गई थी। भाई, हंसी नहीं रुक रही। क्या यही ट्रिपल एस ग्रेड टैलेंट की असली पावर है? 10,000 मेंढक। भाई, आज से इसका नाम फ्रॉग टर्मिनेटर रख दो। लेटेस्ट अपडेट, सू हाओ और लियू रुयान अब हेल डिफिकल्टी चैलेंज करने जा रहे हैं, और ये सुपिंग ये अभी भी बैठकर मेंढकों की टांगे गिन रहा होगा। हा हा हा। इस अंतहीन मजाक और ट्रोलिंग को देखकर भी तुमने एक शब्द नहीं कहा। तुमने बस उन लोगों के नाम नोट किए जो सबसे ज्यादा उछल रहे थे और चुपचाप सो गए, क्योंकि तुम जानते थे कि कल सुबह से सब कुछ बदलने वाला है। उधर सू फैमिली के आलीशान बंगले में सू हाओ को सबने सिर पर उठा रखा था। सौतेली माँ वांगरू उस पर प्यार लुटा रही थी, और पिता सुझान की आंखों में भी उसके लिए प्राइड साफ दिख रहा था। मॉम, मैं और रुयान कल नाइटमेयर डिफिकल्टी वाला डंगोन क्लियर करने जा रहे हैं, सुहाओ ने घमंड से अनाउंस किया। तभी एक सर्वेंट ने अजीब से एक्सप्रेशन के साथ सुहाओ को उसका फोन दिया। स्क्रीन पर तुम्हारी वही मेंढक मारने वाली वीडियो चल रही थी। उफ, हा भाई, मार ही डालोगे? सुहाओ हंसते हंसते लोटपोट हो गया और फोन टेबल पर पटकते हुए बोला, कमेंट्स तो देखो, फ्रॉग टर्मिनेटर। भाई, बिल्कुल परफेक्ट नाम है इसके लिए। मेरा एक फ्लेम स्टॉर्म दर्जनों मॉब्स को एक बार में उड़ा देता है। ये मुझसे क्या कंपटीशन करेगा? अगले साल तक तीर ही चलाता रहेगा क्या? सुहाओ का ओवर कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर था। उसने हंसते हुए बात खत्म की। डैड, आपका फैसला बिल्कुल सही था। रही बात मेरे उस प्यारे बड़े भाई की, तो उसे जिंदगी भर उसी दलदल में रहने दो और फ्रॉग स्नाइपर बनने दो। अगली सुबह तुम अपनी नई खरीदी हुई आयरन बो को पीठ पर टांगकर उस सस्ते होटल से सीधे निकल गए। तुम्हारा टारगेट एक ही था, लेवल 10 का डंगोन द ग्लूमी सीक्रेट। आधे घंटे में तुम डेस्टिनेशन पर पहुंच गए। वहां गुफा के सामने बने प्लाजा पर पहले से ही भारी भीड़ थी और जबरदस्त शोर शराबा चल रहा था। लेवल 10 की एडवेंचर टीम के लिए एक स्ट्रॉन्ग वॉरियर चाहिए। घटिया गियर वाले दूर रहें। गिल्ड की तरफ से नए प्लेयर्स के लिए बूस्टिंग सर्विस। नॉर्मल रन के सिर्फ 5 सिल्वर कॉइन्स। ये सब लिनान शहर के नए क्लास अवेकन हुए प्लेयर्स थे जो कॉन्फिडेंस से भरे हुए थे। लेकिन जैसे ही तुमने वहां एंट्री ली, पूरे मैदान में सन्नाटा छा गया। एक लेवल 5 का आर्चर, वो भी टूटे फूटे गियर्स और एक साधारण आयरन बो के साथ लेवल 10 के डंगोन पर आ गया था। अगले ही पल वहां ठहाके गूंजने लगे। भाई, मैं तो हंसते हंसते पागल हो जाऊंगा। दलदल के सारे मेंढक खत्म हो गए क्या जो ये यहाँ आ गया? भाई, रास्ता भटक गए हो क्या? यहाँ कोई मेंढक नहीं मिलने वाले तुम्हें? तुमने इन आवाजों को पूरी तरह इग्नोर किया। तुम्हारी शांत नजरें प्लाजा के सेंटर में बने 4 पोर्टल गेट्स पर टिकी थीं। हरा पोर्टल
नीला पोर्टल, पर्पल पोर्टल और सबसे पीछे छिपा हुआ वो पोर्टल जिससे खतरनाक लाल रंग की लाइटनिंग निकल रही थी, नाइटमेयर। तभी पीछे से किसी ने और जोर से ताना मारा। सुना है इसे सु फैमिली ने घर से लात मारकर निकाल दिया और मंगेतर भी छोटे भाई की हो गई। क्या कबाड़ ट्रिपल एस टैलेंट है? यहाँ मरने आया है क्या? अंदर के विंड वोल्व्स एक बाइट में इसकी गर्दन तोड़ देंगे। ओए कचरे के डिब्बों, एक लेवल 5 के नए लड़के पर अपनी सुपीरियरिटी झाड़ते हुए तुम्हें शर्म नहीं आ रही? बस इतनी ही औकात है तुम सबकी। तभी एक कड़क साफ आवाज गूंजी। वहाँ 2 चोटियों वाली एक छोटे कद की लड़की खड़ी थी जो हाथ बांधे उन लोगों को घूर रही थी। उसका नाम तांग दो था। उसने 2 मिनट में पूरी भीड़ को ऐसा धोया कि सब दुम दबाकर भाग गए। मक्खियों को भगाने के बाद तांग दो तुम्हारी तरफ मुड़ी और तुम्हें ऊपर से नीचे तक देखा। हे, तुम सुपिंग हो ना? जब उसने देखा कि तुमने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया तो उसने अपनी छाती पर हाथ रखा और एक बड़ी दीदी वाले स्टाइल में बोली, तुम सिर्फ लेवल 5 के आर्चर हो, अंदर जाओगे तो सीधे कीमा बन जाओगे। एक काम करो, यहीं रुको, मैं अंदर से होकर आती हूँ, फिर तुम्हें फ्री में बूस्ट करके लेवल अप करवा दूंगी। डील अच्छी है ना? आसपास के लोग फिर से कानाफूसी करने लगे। म्यू गिल्ड की ये लिटिल विच आज इतनी मेहरबान कैसे हो गई? पर क्या फायदा, शक्ल अच्छी होने से कुछ नहीं होता है, तो ये वेस्ट ही। तांग दो की इस सच्ची हमदर्दी पर भी तुम्हारे चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं आया। वहाँ खड़े हर एक शख्स और खुद तांग दो की हैरान नजरों के सामने तुमने आगे कदम बढ़ा दिए। अरे सुनो, कहाँ जा रहे हो? भीड़ से फिर से मजाक उड़ाने की आवाजें आईं, लेकिन तभी सबने देखा कि तुम एडवेंचर वाले नीले पोर्टल को पार कर गए। लोगों को कुछ अजीब लगने लगा। हद तो तब हो गई जब तुम पर्पल यानी हेल पोर्टल के भी आगे निकल गए। अब सबकी हंसी गायब हो चुकी थी। आखिरकार तुम प्लाजा के सबसे एंड में जाकर रुके। तुम्हारे ठीक सामने वो डरावना पोर्टल था जिससे लाल रंग की बिजलियां कड़क रही थीं और जो किसी का भी दिल दहला दे। द नाइटमेयर गेट। पूरे प्लाजा में ऐसा सन्नाटा छा गया मानो कोई मर गया हो। लोगों के चेहरों के एक्सप्रेशंस मजाक से हैरानी और हैरानी से गहरे शौक में बदल गए। तांग दो की तो आंखें फटी की फटी रह गईं और वो पूरी तरह स्टैचू बन चुकी थीं। अगले ही पल उस खौफनाक सन्नाटे के बीच बिना एक सेकंड भी हिचकिचाए तुमने अपना पैर उठाया और शांति से उस गहरे लाल रंग के पोर्टल के अंदर कदम रख दिया। तुम्हारा साया पल भर में उस रोशनी में गायब हो गया। वहाँ मौजूद लोगों की सांसें थम गईं। एक लेवल 5 का आर्चर, वो भी अकेले लेवल 10 के नाइटमेयर डंगोन में जा रहा है। क्या ये पागल हो चुका है? पोर्टल पार करते ही तुम्हें स्पेस डिस्टॉर्शन की वजह से एक जोरदार चक्कर आया। अब तुम्हारी आंखों के सामने लोगों से खचाखच भरा वो प्लाजा नहीं था, बल्कि अंधेरे से घिरा एक बेहद डरावना और अजीबोगरीब जंगल था और अंधेरे में छिपे अनजान जानवरों के गुर्राने की आवाजें गूंज रही थीं। ये था द ग्लूमी सीक्रेट का नाइटमेयर डिफिकल्टी। हवा में इतना भारी प्रेशर था कि कोई नॉर्मल 10 लेवल की टीम भी यहाँ आने से कतराए, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर एक शिकन तक नहीं आई। तुम बस अंधेरे में एक मूर्ति की तरह चुपचाप खड़े रहे और अपने कान लगाकर आसपास की हर हलचल को भांपने लगे। तभी मौत के इरादे से भरी एक भेड़िए की दहाड़ ने उस सन्नाटे को चीर दिया। अगले ही पल बाईं तरफ की झाड़ियों से 3 काले साए बिजली की रफ्तार से बाहर झपटे। ये सामान्य से 2 गुने बड़े और फुर्तीले विंड वोल्व्स थे, लेकिन जैसे ही भेड़िए की दहाड़ गूंजी, तुम्हारी बॉडी ने पलक झपकते ही रिएक्ट कर दिया। तुम पीछे हटने के बजाय चालाकी से दाईं तरफ एक कदम खिसक गए। तुम्हारी मूवमेंट किसी भूत की तरह इतनी परफेक्ट थी कि पहला भेड़िया हवा में ही तुम्हें मिस कर गया। उसी वक्त तुम्हारे हाथ में मौजूद वो नई आयरन बो पूरी तरह खींच चुकी थी। उसकी डोरी चांद की तरह गोल घूम चुकी थी। बिना एक सेकंड की भी देरी किए तुम्हारी 403 पॉइंट्स की स्ट्रेंथ से लोड हुआ वो तीर धनुष से छूटा। तीर सीधे दूसरे भेड़िए की आंख के अंदर जाकर धंस गया। उसके सिर के ऊपर एक बड़ा सा लाल डैमेज नंबर चमका और उसका हेल्थ बार एक झटके में आधा हो गया। नाइटमेयर लेवल के मॉब्स की हेल्थ वाकई में काफी ज्यादा थी। वो भेड़िया दर्द से कराह उठा, पर इससे पहले कि वो जमीन पर गिरता, तुम्हारे धनुष पर हवा में एक और तीर अपने आप बन गया। तुम्हारा पैसिव 1 मोर एरो ट्रिगर हो चुका था। दूसरा तीर ठीक उसी एंगल, उसी स्पीड से सीधे उसी जख्म के अंदर जाकर लगा। भेड़िए की चीख बीच में ही थम गई। उसकी भारी बॉडी हवा में ही अकड़ गई और वो धड़ाम से जमीन पर गिरकर गायब हो गया। सिस्टम अलर्ट, आपने लेवल 10 विंड वॉल्व को मार गिराया है। आपको 100 एक्सपी मिलती है। डबल एक्सपीरियंस का नोटिफिकेशन देखकर तुम्हारी आंखों में एक चमक आ गई। हाई रिस्क का मतलब वाकई में हाई रिवॉर्ड था। इसी बीच बाकी बचे 2 भेड़िए अब दोनों तरफ से तुम पर एक साथ झपटे। उनके नुकीले पंजे हवा में चमके जिन्होंने तुम्हारे बचने के सारे रास्ते ब्लॉक कर दिए थे, लेकिन तुम बिल्कुल भी पैनिक नहीं हुए। तुमने अपने पैरों पर जोर दिया और तुम्हारी बॉडी एक नामुमकिन एंगल पर पीछे की तरफ झुक गई। साथ ही तुमने जमीन पर एक किक मारी और तुम सीधे फर्श से रगड़ खाते हुए स्लाइड कर गए। भेड़िए के दोनों पंजे तुम्हारी नाक के ठीक ऊपर से बाल बाल मिस हो गए। जमीन पर लेटे लेटे ही तुमने अपना पहला तीर बाईं तरफ वाले भेड़िए पर दागा। निशाना फिर से उसकी आंख ही थी। इस बार 1 मोर एरो ट्रिगर नहीं हुआ। वो भेड़िया दर्द के मारे और भी ज्यादा पागल हो गया और अपना खूंखार मुंह खोले सीधे जमीन पर लेटे तुम पर झपटा। लेकिन तब तक तुम्हारा दूसरा तीर दाईं तरफ वाले भेड़िए की ओर बढ़ चुका था। इस बार किस्मत ने तुम्हारा साथ दिया और पैसिव ट्रिगर हो गया। हवा में अपने आप बने उस दूसरे तीर ने दाईं तरफ वाले भेड़िए की बची कुची हेल्थ को भी पल भर में साफ कर दिया। सिस्टम अलर्ट, आपने लेवल 10 विंड वॉल्व को मार गिराया है। आपको 200 एक्सपी मिलती है।
अब सिर्फ आखिरी भेड़िया बचा था जिसकी हेल्थ ऑलरेडी आधी थी। तुमने उस झपटते हुए भेड़िए की तरफ मुड़कर देखा तक नहीं। तुम्हारी मूवमेंट्स पानी की तरह स्मूथ थी। सिर्फ उसकी आवाज को सुनकर उसकी लोकेशन का अंदाजा लगाते हुए तुमने बिना देखे अपना हाथ पीछे घुमाया और तीर छोड़ दिया। एक तेज आवाज आई, तीर सीधे विंड वॉल्फ के गले को आर पार कर गया और उसकी बची कुची हेल्थ भी खत्म हो गई। सिस्टम अलर्ट, आपने लेवल 10 विंड वॉल्फ को मार गिराया है। आपको 200 एक्सपी मिलती है। बाहर की दुनिया में जिस नाइटमेयर लेवल के 3 भेड़िए किसी 10 लेवल की अच्छी खासी टीम के पसीने छुड़ा देते, उन्हें तुमने सामने आने के 10 सेकंड के अंदर ढेर कर दिया था। तुमने तेजी से बढ़ते अपने एक्सपीरियंस बार को देखा, फिर जमीन पर चमक रहे कुछ सिल्वर कॉइन्स को उठाकर जेब में रख लिया। तुम्हारे चेहरे पर एक बेफिक्र मुस्कान आई। बस इतना ही, यही है नाइटमेयर डिफिकल्टी। तुम वहाँ रुके नहीं। एक शातिर शिकारी की तरह तुम्हारा साया चुपचाप अंधेरे में गायब हो गया और तुम जंगल के और अंदर बढ़ गए। इसके बाद जो हुआ वो कोई फाइट नहीं बल्कि एक तरफा कत्लेआम था। वन मोर एरो के ट्रिगर होने से कभी तुम्हारी मॉब साफ करने की स्पीड दोगुनी हो जाती तो कभी नॉर्मल रहती, पर रिजल्ट हमेशा सेम था, दुश्मन का खात्मा। फॉरबिडन ऑर्डर का किल काउंट लगातार बढ़ रहा था और तुम्हारा एक्सपी बार तो जैसे रॉकेट की रफ्तार से भाग रहा था। जैसे ही तुमने भेड़ियों के 7वें झुंड को साफ किया, एक वार्म गोल्डन लाइट ने तुम्हें घेर लिया। तुम लेवल 6 पर पहुंच चुके थे। तुम्हारे सारे स्टैट्स फिर से बढ़ गए। शरीर में आती इस बेहिसाब ताकत की वजह से तुम्हारी तीर चलाने की स्पीड और तेज हो गई। अब तुमने जानबूझकर कमजोर कड़ियों पर निशाना लगाना भी छोड़ दिया था, क्योंकि तुम्हारी बेसिक स्ट्रेंथ ही अब इतनी खतरनाक हो चुकी थी कि बिना क्रिटिकल हिट के भी अगर सिर्फ पैसिव ट्रिगर हो जाए तो 2 तीर एक फुल हेल्थ भेड़िए को सीधे यमराज के पास भेजने के लिए काफी थे। फॉरबिडन ऑर्डर करंट किल काउंट 88 है 1 लाख में से। जब तुमने आज के अपने 154वें भेड़िए को मार गिराया तो उसके गायब होते ही जमीन पर 2 सिल्वर कॉइन्स के साथ एक ऐसी चीज बची जिससे हल्की हरी रोशनी निकल रही थी। वो एक बूट्स की जोड़ी थी। तुमने आगे बढ़कर उसे उठा लिया। गियर इन्फॉर्मेशन, बूट्स ऑफ विंड है और ग्रेड है, रेयर और टाइप है, लेदर आर्मर, लेवल रिक्वायरमेंट लेवल 8, डिफेंस +10, एजिलिटी +15, मूवमेंट स्पीड +5%। ये तुम्हारा पहला गियर ड्रॉप था। भले ही ये सिर्फ ग्रीन क्वालिटी का था, पर जो प्लेयर अपनी स्पीड को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहता हो उसके लिए इसके स्टैट्स बिल्कुल परफेक्ट थे। खासकर वो +5% मूवमेंट स्पीड का एट्रीब्यूट जो शुरुआती गियर्स में मिलना बहुत ही रेयर होता है। तुमने अपना करंट लेवल चेक किया, लेवल 7। बस एक लेवल और दूर थे तुम। बिना एक सेकंड गंवाए तुमने बूट्स को अपने इन्वेंट्री बैग में डाला और जंगल के उस हिस्से की तरफ देखने लगे जो और भी घना और डरावना था। वहाँ से नए भेड़ियों के रोने की आवाजें आ रही थीं। आखिरकार तुम्हारे चेहरे पर एक हल्की कातिलाना मुस्कान आ गई। अब टाइम था लेवल अप करने का। अगले ही पल तुम्हारा साया उन अजीबोगरीब पेड़ों के बीच बिना कोई आवाज किए दौड़ने लगा। तुम्हारे हाथ में मौजूद वो आयरन बो एक सेकंड के लिए भी नहीं रुक रही थी। एक के बाद एक विंड वॉल्फ के सिर फट रहे थे। उन्हें चीखने तक का मौका नहीं मिल रहा था। वो 20% चांस वाला वन मोर एरो तुम्हारी इस डरावनी अटैक स्पीड के सामने अब एक नॉर्मल बात बन चुका था। तुम्हें उन भेड़ियों की आंखों या कमजोर जगहों पर निशाना लगाने की कोई जरूरत नहीं थी। इस एब्सोल्यूट पावर के सामने तुम्हारा हर एक तीर दुश्मन के आर्मर को कागज की तरह फाड़ देता था। तुम्हारा एक्सपीरियंस बार सारे रूल्स को तोड़ते हुए पागलों की तरह बढ़ रहा था। जैसे ही 200वां भेड़िया स्टारलाइट बनकर गायब हुआ, एक शानदार सुनहरी रोशनी ने तुम्हें ऊपर से नीचे तक ढक लिया। तुम अब लेवल 8 पर आ चुके थे। तुम्हारे सारे स्टैट्स एक बार फिर आसमान छू गए। एक बेहद पावरफुल एनर्जी तुम्हारे पूरे शरीर की नस नस में दौड़ने लगी। तुम्हें ऐसा एहसास हो रहा था मानो तुम एक ही मुक्के में किसी बहुत बड़े पत्थर के टुकड़े टुकड़े कर सकते हो। तुमने अपनी रफ्तार धीमी नहीं होने दी। तुमने मन में सोचा और इन्वेंट्री से वो हरी रोशनी वाले बूट्स निकालकर तुरंत पहन लिए। सिस्टम अलर्ट, बूट्स ऑफ विंड सक्सेसफुली इक्विप्ड। जैसे ही वो बूट्स तुम्हारे पैरों में फिट हुए, तुम्हें अपनी बॉडी में एक गजब का हल्कापन महसूस हुआ, मानो तुम्हारे पैरों से सारा वजन किसी ने खींच लिया हो। अब तुम्हारा हर एक कदम हवा की तरह तेज और फुर्तीला हो चुका था। अंधेरे से भेड़ियों का एक नया झुंड रिस्पॉन हुआ और बदबूदार हवा के साथ तुम्हारी तरफ झपटा। लेकिन इस बार तुमने मूव किया। तुम्हारा साया पल भर में धुंधला हो गया। तुम्हारे 500 पॉइंट्स के बेस एजिलिटी के सामने वो मामूली सा +5% मूवमेंट स्पीड का बोनस कई गुना ज्यादा बढ़कर काम कर रहा था। तुमने जानबूझकर बचने की कोशिश भी नहीं की। तुम्हारी बरसों की मस्कुलर मेमोरी और बॉडी रिफ्लेक्सेस ने तुम्हें उन तीनों विंड वोल्व्स के खतरनाक अटैक के बीच से इतनी आसानी से निकाल दिया मानो तुम पार्क में टहल रहे हो। उनकी नुकीली और डरावनी कतर ने तुम्हारे कपड़ों के एक कोने को भी छू नहीं पाई। उधर तुम्हारे हाथ में मौजूद धनुष चट्टान की तरह स्थिर था। एक विंड वॉल्फ हवा में ही सीधे ब्लास्ट होकर स्टारलाइट में बदल गया। बाकी दोनों भेड़िए भी अपनी जगह पर जम गए और उनका हेल्थ बार पल भर में खत्म हो गया। तुमने मुड़कर देखा तक नहीं, बस चलते चलते पीछे हाथ घुमाया और एक सटीक तीर मारकर उन्हें फिनिश कर दिया। पूरा प्रोसेस इतना फास्ट था कि देखने वाले की आंखें चौंधिया जाएं और तुम इस डार्क जंगल के और गहरे हिस्से की तरफ बढ़ गए। धीरे धीरे आसपास का माहौल बदलने लगा। पेड़ और ज्यादा डरावने और मुड़े हुए थे। जमीन पर बड़े बड़े जंगली जानवरों के कंकाल बिखरे पड़े थे और हवा में खून की बदबू इतनी तेज थी कि दम घुटने लगे। तुम समझ गए कि तुम इस डंगोन के कोर एरिया के करीब हो। तभी
एक बेहद दर्दनाक और डरावनी चीख ने उस सन्नाटे को चीर दिया। 4 यहाँ 4 वॉल्फ किंग्स हैं, भागो, अब हम नहीं बचेंगे, सब खत्म हो गया, सब बर्बाद हो गया। इसके तुरंत बाद एक भारी मेटल के टूटने और हड्डियों के चटकने की खौफनाक आवाज आई। तुम्हारे कदम वहीं रुक गए। तुमने अपनी पूरी एनर्जी और ऑरा को समेटा और एक साए की तरह अंधेरे में मिक्स होकर बिना कोई आवाज किए उस तरफ बढ़ गए। जंगल के एक खुले मैदान में सरेआम कत्लेआम चल रहा था। छोटे हाथी जितने बड़े, चांदी जैसे सफेद और खून जैसी लाल आंखों वाले 4 विशाल भेड़िए एक छोटी सी एडवेंचर टीम को मौत के घाट उतारने वाले थे। इन्फो पैनल, विंड वॉल्फ किंग लेवल 15, डिफेंस हाई। ये एक साथ 4 नाइटमेयर लेवल के एलिट मॉब्स थे। वहाँ एक वॉरियर को भेड़िए ने इतनी बुरी तरह पटका कि उसकी भारी शील्ड के टुकड़े टुकड़े हो गए। वो चारों वॉल्फ किंग्स अपने शिकार के डर का मजा ले रहे थे। टीम के सबसे मजबूत डिफेंडर को ढेर करने के बाद उन्होंने एक साथ दहाड़ लगाई और 4 सिल्वर बिजलियों की तरह चारों दिशाओं से बचे हुए मैजिशियन और प्रीस्ट पर झपट पड़े। जैसे ही उनका खूंखार मुंह उन दोनों को चीरने वाला था, तभी अंधेरे के बीच से एक बेहद साधारण सा तीर हवा को चीरती हुई एक कान फाड़ देने वाली आवाज के साथ बाहर निकला। वो तीर सीधे सबसे बाईं तरफ वाले वॉल्फ किंग की कमर में जाकर धंसा। वॉल्फ किंग के सिर पर एक 4 अंकों का लाल डैमेज नंबर चमका। वो दर्द से बुरी तरह तड़प उठा और चारों वॉल्फ किंग्स का अटैक वहीं रुक गया। उन सब ने अपनी लाल खूंखार आंखें झटके से उस तरफ घुमाई जहां से तीर आया था। वो बचे हुए मैजिशियन और प्रीस्ट भी शॉक में थे। अंधेरे से एक लड़का धीरे धीरे बाहर आ रहा था। उसके शरीर पर न्यूब विलेज के सबसे घटिया और फटे पुराने गियर्स थे और हाथ में एक सस्ती सी आयरन बो थी। लेवल 8। उस छोटी प्रीस्ट लड़की ने अपनी आंखें मली। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो क्या देख रही है। एक लेवल 8 का आर्चर, क्या ये पागल हो चुका है? अकेले नाइटमेयर डंगोन में आने की हिम्मत कैसे हुई इसकी? मैजिशियन का दिमाग यह मानने को तैयार ही नहीं था कि उसके सामने क्या चल रहा है। तुमने उन दोनों की बातों पर ध्यान नहीं दिया। उधर चारों वॉल्फ किंग्स पूरी तरह बौखला चुके थे। उन्होंने अपने सामने पड़े उन अधमरे शिकारों को छोड़ दिया और अपनी पूरी ताकत से तुम्हारी तरफ चार्ज कर दिया, जो उनके लिए एक नया खतरा था। भागो बेवकूफ, वहाँ क्यों खड़े हो? प्रीस्ट लड़की अनजाने में ही चिल्ला पड़ी, पर तुम टस से मस नहीं हुए। तुमने बिल्कुल शांत रहकर अपना धनुष खींचा। जैसे ही पहला तीर निशाने पर लगा, ठीक उसी पल हवा में हूबहू वैसा ही एक और तीर अपने आप बन गया। 1 मोर एरो फिर से ट्रिगर हो चुका था। दोनों तीर एक साथ वॉल्फ किंग की आंख में जाकर लगे। उस वॉल्फ किंग का हेल्थ बार देखते ही देखते 1/3 गायब हो गया। ये क्या बकवास है? मैजिशियन के मुंह से गाली निकल गई। सिर्फ नॉर्मल अटैक से वॉल्फ किंग को पीछे धकेल दिया और डैमेज 4 अंकों में। इससे पहले कि वो अपने शौक से बाहर आता, तुम्हारा दूसरा और तीसरा तीर हवा में तैर चुका था। फिर से 2 तीर निकले और उनमें से एक ने दोबारा पैसिव ट्रिगर कर दिया। 3 तीर सीधे वॉल्फ किंग की बॉडी के पार हो गए और उसका हेल्थ बार पूरी तरह खाली हो गया। वो पहला वॉल्फ किंग तुम्हारी तरफ दौड़ते हुए रास्ते में ही हवा में ब्लास्ट होकर स्टारलाइट बन गया। पूरे जंगल में सन्नाटा छा गया। वो बचे हुए तीनों लोग इस तरह मुंह फाड़े खड़े थे मानो उनके सामने कोई भूत आ गया हो। उनकी आंखें फटने को थीं, लेकिन तुम्हारे लिए ये सिर्फ एक शुरुआत थी। तुम्हारे पैर अपनी जगह से नहीं हिले। इससे पहले कि बाकी के 3 वॉल्फ किंग्स तुम्हारे करीब आते, तुम एक साए की तरह पीछे स्लाइड हुए। तुम्हारे हाथ का धनुष 1 सेकंड के लिए भी नहीं रुका। धनुष खींचना, शूट करना, तुम्हारी स्पीड इतनी फास्ट थी कि तुम्हारे हाथों के साए बनने लगे थे। धनुष की डोरी की आवाज एक लगातार गूंजने वाले म्यूजिक में बदल चुकी थी। ये मौत का राग था। 3 तीर और निकले और दूसरा वॉल्फ किंग भी तड़प कर जमीन पर गिर गया। अब बाकी बचे 2 वॉल्फ किंग्स तुम्हारे बिल्कुल करीब आ चुके थे और उन्होंने दोनों तरफ से अपने नुकीले पंजे चलाए। जैसे ही उनके पंजे तुम्हारे पास पहुंचे, तुमने पलक झपकते ही धनुष की डोरी को पूरा खींचा और लगातार 3 बार रिलीज किया। 3 तीर निकले और 1 मोर एरो बैक टू बैक 2 बार ट्रिगर हो गया, यानी टोटल 5 जानलेवा तीर। वो तीर भेड़ियों के पंजों के बीच से निकलते हुए सीधे उन दोनों बचे हुए वॉल्फ किंग्स की आंखों में जाकर धंस गए। एक साथ कई सारे वीक पॉइंट क्रिटिकल डैमेज नंबर स्क्रीन पर तैर गए। दोनों एलीट वॉल्फ किंग्स की बॉडी हवा में ही अकड़ गई और वो धड़ाम से जमीन पर गिरकर चमकदार स्टारलाइट में बदल गए। तुम्हारे पहला तीर चलाने से लेकर चारों नाइटमेयर लेवल के वॉल्फ किंग्स के खात्मे तक पूरे प्रोसेस में 1 मिनट से भी कम का समय लगा था। तुमने जमीन पर गिरे हुए ड्रॉप्स और कॉइन्स को उठाया। तुम्हारे पीछे खड़े वो तीनों लोग अभी भी स्टैचू की तरह जमे हुए थे। उनकी नजरें बिल्कुल ब्लैंक थीं। क्या मैं कोई सपना देख रही हूँ? प्रीस्ट लड़की बुदबुदाई। इस अकेले बंदे ने 4 एलिट मॉब्स को मसल कर रख दिया। इसकी अटैक स्पीड 1 सेकंड में 5 तीर। मैजिशियन का तो जैसे पूरा वर्ल्ड व्यू ही तबाह हो चुका था। वो लगभग चिल्लाते हुए बोला, इसे ये लोग नॉर्मल अटैक कहते हैं। इसका डैमेज तो मेरे डैड के पायरोब्लास्ट से भी ज्यादा है। आखिरकार शीले नाम के उस शील्ड वॉरियर ने एक गहरी सांस ली और इस गहरे शॉक से बाहर आया। वो तुरंत तुम्हारे पास पहुंचा। ये लोग लिनान शहर के टॉप 10 गिल्ड्स में से एक बैंशी गिल्ड के मेंबर्स थे। माना कि इनकी किस्मत खराब थी कि इन्हें एक साथ 4 एलिट मॉब्स मिल गए, पर इनकी किस्मत सबसे बेस्ट भी थी क्योंकि इन्हें यहाँ तुम मिल गए। तुमने बड़ी कैजुअल आवाज में कहा, बस ऐसे ही गुजर रहा था। ये कहकर तुम मुड़े और जाने लगे। अरे भाई सुनो तो, शीले ने तुम्हें जल्दी से आवाज दी। भाई तुम्हारा ये टैलेंट और ये स्किल्स, क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ? भाई जब तुम लेवल 10 पर पहुंच जाओगे तो क्या हमारे बैंशी गिल्ड को ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड हो? तभी बगल में खड़े उस असेसिन को अचानक कुछ याद आया। उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसकी आवाज कांपने लगी। मुझे याद आया, कल पब्लिक फोरम पर जो वीडियो ट्रेंड कर रही थी, वो बिना किसी स्किल के सिर्फ मेंढक मार रहा था। SSS ग्रेट फॉरबिडन मेज। उसने आखिरी शब्द इस तरह कहे मानो उसने साक्षात मौत को देख लिया हो। द फ्रॉग टर्मिनेटर। यह नाम सुनते ही बाकी दोनों के होश उड़ गए। उनके चेहरे के एक्सप्रेशंस किसी भूत को देखने से भी ज्यादा देखने लायक थे। लिनान शहर का सबसे बड़ा मजाक
वो कचरा जो सिर्फ नॉर्मल अटैक कर सकता था। अगर वो ऐसा था तो फिर ये लोग क्या थे? तुमने उनके शौक पर जरा भी ध्यान नहीं दिया। उनका हैरान होना तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखता था। टाइम वेस्ट किए बिना तुम्हारा साया जंगल के और गहरे अंधेरे में गायब हो गया, पीछे छोड़ गया एक ऐसा रहस्यमयी बैक प्रोफाइल जिसे छू पाना भी उनके लिए नामुमकिन था। सबको पीछे छोड़ने के बाद तुमने कंफर्म किया कि कोई तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा। फिर तुमने एक बड़े पेड़ के खोखले तने में पनाह ली। अगले ही पल तुमने एक्साइटमेंट में अपनी लूट निकाली, एक चमकदार चांदी की अंगूठी जिस पर एक खूंखार भेड़िए का चेहरा बना था। यह था वॉल्फ किंग की अंगूठी। गियर इन्फो: वॉल्फ किंग की अंगूठी, स्ट्रेंथ +20, एजिलिटी +25, पैसिव इफेक्ट: अटैक करने पर दुश्मन की अटैक स्पीड कम करने का चांस। इसके स्टैट्स वाकई नेक्स्ट लेवल थे। तुमने सेटिस्फैक्शन के साथ सिर हिलाया और दूसरी चीज देखी, एक नीली रोशनी वाली स्किल बुक। ये वॉरियर क्लास का एक और डैमेज स्किल था, पर तुम्हारे लिए ये किसी पत्थर के टुकड़े से ज्यादा कुछ नहीं था। तुमने तुरंत उसे ग्लोबल ऑक्शन हाउस पर 10 गोल्ड कॉइन्स की फिक्स प्राइस पर लिस्ट कर दिया। इसके बाद तुमने अपनी इन्वेंटरी बंद की और एक खतरनाक हंटिंग स्प्री शुरू कर दी। वह डंगोन अब तुम्हारा पर्सनल शिकारगाह बन चुका था। एलीट मॉब्स तुम्हारे तीरों के सामने एक्सपीरियंस पॉइंट्स में बदलते जा रहे थे। तुम्हारा किल काउंट और एक्सपी बार पागलों की तरह बढ़ रहा था। फॉरबिडन ऑर्डर किल काउंटर 3521। जैसे ही तुमने अपने 50वें एलीट मॉब को ढेर किया, सिस्टम के बैक टू बैक नोटिफिकेशंस तुम्हारे कानों में गूंज उठे। तुम फाइनली लेवल 10 पर पहुंच चुके थे। लेवल 10 पर आते ही तुम्हें 20 फ्री एट्रीब्यूट पॉइंट्स मिले और पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक ताकत का सैलाब तुम्हारी नसों में दौड़ गया। तुमने तुरंत अपना पैनल खोला। स्ट्रेंथ 643। तुमने बिना सोचे सारे 20 पॉइंट स्ट्रेंथ में डाल दिए। स्ट्रेंथ 663। इसके तुरंत बाद तुमने वो वॉल्फ किंग की अंगूठी पहन ली। तुम्हारे स्टैट्स एक बार फिर ब्लास्ट हुए। स्ट्रेंथ 683, एजिलिटी 542। तुमने धीरे से अपनी मुट्ठी भींची। तुम्हारी उंगलियों के पोरों से पटाखों जैसी आवाज आई। मसल्स में भरी इस बेहिसाब ताकत की वजह से तुम्हें ऐसा लगा मानो तुम एक ही तीर से पहाड़ की दीवार को भी चीर सकते हो। अब सही वक्त था। तुम्हारी नजरें जंगल के सबसे गहरे हिस्से की तरफ उठीं। द अल्टीमेट बॉस। तुम जैसे जैसे अंदर बढ़ रहे थे, धुंध और घनी होती जा रही थी और हवा में सड़न की बदबू सांस लेना मुश्किल कर रही थी। जब तुमने झाड़ियों की आखिरी लेयर को हटाया तो सामने एक बहुत बड़ा खुला मैदान था। मैदान के बीचों बीच दर्जनों मीटर ऊंचा एक डरावना पेड़ खड़ा था। लेवल 15 नाइटमेयर बॉस, द ग्लूमी ट्रेंड। इस वक्त लगभग 20 से 30 सोल्जर्स की एक टीम उस खौफनाक बॉस से लोहा ले रही थी। तुमने उनके चेस्ट पर लगा बैज पहचान लिया। ये लिए हुए गिल्ड के लोग थे। तुम तुरंत आगे नहीं बढ़े, बल्कि अपना ऑरा छुपाकर एक चट्टान के पीछे से सिचुएशन को ऑब्जर्व करने लगे। फाइट बेहद खतरनाक थी, पर नाइटमेयर बॉस की पावर उनकी उम्मीदों से कई गुना ज्यादा थी। ट्रेंट ने खूंखार दहाड़ लगाई और जमीन से अचानक दर्जनों नुकीले लकड़ी के कांटे बाहर निकले। एक मैजिशियन समय पर डॉज नहीं कर पाया और एक ही शॉट में उसका कीमा बन गया। टीम का फॉर्मेशन तुरंत बिखर गया। ठीक उसी समय टीम के बैकलाइन में खड़े एक आर्चर की नजर अचानक तुम पर पड़ी। उसका चेहरा बदला और उसने दबी आवाज में कहा, कौन है वहाँ? अगले ही पल हवा को चीरता हुआ एक बर्फीला तीर तुम्हारे पैरों से महज आधा मीटर दूर जमीन पर आकर धंस गया। उस आर्चर ने अपना धनुष सीधे तुम्हारी तरफ तान दिया। उसकी आंखों में घमंड और नफरत साफ दिख रही थी। कहाँ से आ जाते हैं ये कीड़े मकोड़े? यहाँ लूट में हिस्सा बंटाने आया है क्या? तुम्हारे फटे पुराने गियर्स देखकर उसका मजाक उड़ाने का मन और बढ़ गया। एक अकेला बंदा, किसने दी तुझे नाइटमेयर डंगोन में आने की हिम्मत? पर तुमने अपनी पलक तक नहीं झपकाई। तुम्हारी नजरें उसे पार करते हुए सीधे उस खूंखार बॉस पर टिकी थी। ग्लूमी ट्रेंड की हेल्थ अब सिर्फ 20% बची थी। खुद को पूरी तरह इग्नोर होते देख उस आर्चर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। ओए लड़के, तुझसे बात कर रहा हूँ, बहरा है क्या? क्या हुआ एशुई? तभी उनके गिल्ड लीडर ने पीछे मुड़कर पूछा। आर्चर ने चमचागिरी करते हुए घमंड से कहा, सुना नहीं, हमारे कैप्टन ने तुझे यहाँ से दफा होने को बोला है। अब जाकर तुमने रिएक्ट किया। तुमने बॉस पर से अपनी नजरें हटाई, उस आर्चर की तरफ देखा और बेहद शांत पर ठंडी आवाज में कहा, एक और बार बोलना। तुम्हारी आवाज में कोई गुस्सा नहीं था, पर उस आर्चर एशुई की रीढ़ की हड्डी में एक ठंडी सिहरन दौड़ गई। डर को दबाने के लिए उसने अपना धनुष और कसकर खींचा और तीर सीधे तुम्हारी दोनों आंखों के बीच लॉक कर दिया। मैंने कहा यहाँ से 9-2-11 हो जा। तेरी औकात क्या है जो मेरे सामने खड़ा है? अभी के अभी ढेर कर दूंगा तुझे। लेकिन तभी उसके कैप्टन लिहू की गुस्से से भरी दहाड़ गूंजी, शुई अपना मुंह बंद रख। तभी बॉस पूरी तरह से क्रुद्ध हो गया। उसकी बंद आंखें झटके से खुली। वो आंखें नहीं बल्कि 2 गहरे खून जैसे लाल भंवर थे। अगले ही पल एक ब्लैक रेड एनर्जी वेव चारों तरफ फैलने लगी। तुरंत पीछे हटो। कैप्टन लिहू की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो अपनी भारी शील्ड लेकर पागलों की तरह पीछे भागा। उस काली लाल वेव ने जिस भी चीज को छुआ वो सड़कर राख हो गई। जमीन पूरी तरह से काली और बंजर दलदल में बदल गई। जो आर्चर एशुई अभी कुछ देर पहले हवा में उड़ रहा था, उसकी अब जान निकल चुकी थी। वो जमीन पर रेंगता हुआ हांफते हुए पीछे भागा। पल भर में पूरी लिहू टीम को मैदान के कोने में धकेल दिया गया था। लेकिन मौत की उस बहती हुई लहर के बीच एक साया बिना रुके सीधे अंदर की तरफ दौड़ पड़ा। वो तुम थे। दूर खड़े एशुई ने हांफते हुए एक कमीनी मुस्कान के साथ कहा, साला खुदकुशी करने गया है, पूरा साइको है। इस डिकेइंग वेव में ट्रू डैमेज और स्लो इफेक्ट है। वो लेवल 10 का कमजोर आर्चर अंदर गया है। 3 सेकंड में पिघलकर पानी बन जाएगा। उनकी टीम की एक प्रीस्ट लड़की को तरस आ गया। कैप्टन, हमें उसकी मदद रहने दो। कैप्टन ली हू ने अपना पसीना पोंछा। उसकी आंखों में एक शातिर और कमीनापन तैर रहा था। वो तुम्हारे अंदर जाते साये को देखकर मुस्कुराया। अच्छा ही हुआ, इस बेवकूफ को बॉस का गुस्सा झेलने दो। जैसे ये मरेगा और बॉस शांत होगा, हम सीधे जाकर लूट समेट लेंगे। उसने एशुई के कंधे पर हाथ रखा।
ध्यान से देखो और सीखो, एक कचरा भी कभी कभी काम आ जाता है। उसी पल बॉस की दर्जनों मोटी मोटी टहनियां हवा को फाड़ती हुई चारों तरफ से तुम पर झपटी। साथ ही जमीन से अनगिनत नुकीले कांटे बाहर निकल आए, जिन्होंने तुम्हारे बचने के सारे रास्ते बंद कर दिए। खत्म, ये तो गया, ऐशुई एक्साइटमेंट में चिल्लाया। पर जैसा उन्होंने सोचा था वैसा कुछ नहीं हुआ। तुम्हारी बॉडी उस खचाखच भरे अटैक्स के बीच अचानक एक धुंधले साये में बदल गई। तुम्हारे पैर उन टहनियों के बीच के खाली गैप्स पर इतनी फुर्ती से पड़ रहे थे मानो तुम हवा में तैर रहे हो। तुम्हारी मूवमेंट फिजिक्स के सारे रूल्स को तोड़ रही थी। एक नुकीला कांटा तुम्हारी नाक को छूते हुए बाल बाल मिस हो गया। तुम बस बच नहीं रहे थे, तुम अपनी स्पीड से उस बॉस के अटैक्स का मजाक उड़ा रहे थे। शिट, क्या कोई इंसान ऐसी मूवमेंट कर सकता है? किस्मत है, ये सिर्फ उसकी तुक्का है। ऐशुई ने जिद में बहस की, पर उसके माथे का ठंडा पसीना उसकी खौफनाक हालत बयां कर रहा था। कैप्टन लीहू ने अपनी भौहें सिकोड़ी। उसे अभी भी यकीन नहीं था कि तुम कुछ कर पाओगे। उसने ठंडे लहजे में कहा, देखते हैं ये कितनी देर टिक पाता है। समय बीतता गया। तुम मौत की उस तलवार की धार पर लगातार नाच रहे थे। तुम्हारी आंखें बिल्कुल शांत थीं। तुम्हारा पूरा ध्यान बॉस के सिर के ऊपर लिखे उन धुंधले होते शब्दों पर था, बॉस ओनरशिप, लियहुओ गिल्ड। आखिरकार उन सब की हैरान नजरों के सामने वो शब्द पूरी तरह गायब हो गए। बॉस की ओनरशिप रीसेट हो चुकी थी। यही सही मौका है। जो शिकार अब तक सिर्फ बच रहा था, उसने इस पल अपने सबसे नुकीले और जानलेवा दांत बाहर निकाल लिए। तुम्हारे कदम उस जली हुई जमीन पर लोहे के खंभों की तरह जम गए। तुम्हारे हाथ की आयरन वो एक झटके में पूरे चांद की तरह खिंच गई। वो शांत और ढीला ढाला अंदाज पल भर में गायब हो गया। उसकी जगह एक ज्वालामुखी की तरह फटने वाले कातिलाना ऑरा ने ले ली। ये क्या करने की कोशिश कर रहा है? अब बच भी नहीं रहा। शुई ने हंसने का नाटक किया। उसे लगता है वो बॉस का डिफेंस तोड़ पाएगा। तुमने अपनी जुबान से नहीं, अपने एक्शन से जवाब दिया। पहला तीर धनुष से आजाद हो चुका था। जैसे ही पहला तीर धनुष से निकला, तुम्हारा दायां हाथ इतनी तेजी से घूमा कि वहां सिर्फ एक धुंधला सा साया दिखने लगा। तीर निकालना, लोड करना, धनुष खींचना और शूट करना, इन सारे मूवमेंट्स को तुमने महज 0.2 सेकंड के अंदर समेट दिया था। सिर्फ 1 सेकंड के अंदर एक के बाद एक 4 तीर लगातार हवा में तैर गए। इतना ही नहीं, उनमें से 2 तीरों के पीछे से अचानक एक काली परछाई ब्लास्ट हुई और हवा में 2 एक्स्ट्रा तीर अपने आप बन गए। तुम्हारा पैसिव 1 मोर एरो बैक टू बैक ट्रिगर हो चुका था। अगले ही पल 6 से 7 काले तीरों की परछाई ने आसमान में मौत की 6 लाइनें खींच दी। लगभग एक साथ, एक भयानक गूंज के साथ वो सारे तीर उस ट्रेंड बॉस के डरावने चेहरे पर जा लगे। बूम! लगातार हुए इन धमाकों की आवाज किसी पहाड़ के टूटने जैसी थी। ग्लूमी ट्रेंड की बची कुची 20% हेल्थ तुम्हारे इस खूंखार 6 तीरों के अटैक के सामने पल भर में खत्म होने की कगार पर आ गई। जल्दी करो, बॉस की ओनरशिप छीनो, इसे अभी खत्म करो। कैप्टन लीहू ने सबसे पहले रिएक्ट किया। उसके चेहरे की नसें गुस्से से फट रही थीं और वो पागलों की तरह चिल्लाया। उधर आर्चर ऐशुई ने भी गुस्से और डर में आकर अपना धनुष उठाया और एक चार्ज शॉट कॉन्क्शन एरो तुम्हारी तरफ दाग दिया। साथ ही मैजिशियन का आइस स्पाइक और प्रीस्ट का होली लाइट अटैक भी तुम्हारी तरफ बढ़ा। इन तीनों अटैक्स ने तुम्हारे बचने के सारे रास्ते ब्लॉक कर दिए थे, पर तुमने मुड़कर देखा तक नहीं। तुम्हारी बॉडी ने बस एक हल्का सा साइड टिल्ट लिया और वो कॉन्क्शन एरो तुम्हारे कंधे को छूते हुए सनसनाता हुआ निकल गया। उसी पल तुमने जमीन पर एक जोरदार किक मारी और एक हिरण की तरह पीछे की तरफ जंप किया, जिससे जमीन से आ रहे आइस स्पाइक्स भी मिस हो गए। और उन्हें और ज्यादा डिप्रेशन में डालने के लिए तुमने हवा में रहते हुए ही अपनी बॉडी को एक नामुमकिन एंगल पर मोड़ा और धनुष की डोरी को दोबारा खींच दिए। 2 तीर और निकले और उनमें से एक ने फिर से पैसिव ट्रिगर कर दिया। 3 तीर सीधे बॉस के चेहरे पर उसी पुराने जख्म के अंदर जाकर धंसे। बॉस का हेल्थ बार बिल्कुल एंड पर पहुंच गया। शिट, ये इतना फास्ट कैसे हो सकता है? शुई पूरी तरह बौखला चुका था। वो अंधाधुंध तीर चला रहा था, पर तुम्हारे कपड़ों के कोने को भी छुपाना उसके बस का नहीं था। इसके बाद लियहुओ टीम के हैरान, गुस्से और फिर बेबसी से भरे चेहरों के सामने तुम्हारी बॉडी एक साए की तरह बॉस की टहनियों और उनके स्किल्स के बीच से निकलती रही। तुम्हारा हर एक स्टेप उनके अटैक के गैप्स पर पड़ रहा था और तुम्हारी हर एक रुकावट के साथ धनुष की बिजली जैसी गूंज सुनाई दे रही थी। आखिरकार बॉस के एक आखिरी भारी अटैक को हवा में ही डॉज करते हुए तुमने अपना धनुष पूरा खींच दिया। 4 शॉट बर्स्ट और इस बार किस्मत का खेल देखो। 1 मोर एरो 3 बार ट्रिगर हो गया। 7 तीरों का एक कला सैलाब सीधे बॉस के चेहरे के पार निकल गया। रोआर! ग्लूमी ट्रेंट ने एक आखिरी बेबस दहाड़ लगाई और वो हवा में ब्लास्ट होकर चमकदार स्टारलाइट में बदल गया। जमीन पर चारों तरफ ब्लू और पर्पल गियर्स की बाढ़ आ गई और उन सब के बीच एक बेहद चमकदार गोल्डन ग्लोब चमक रहा था। सिस्टम अलर्ट, बधाई हो, आपका लेवल अप हो चुका है। करंट लेवल 11। तुमने उन्हें रिएक्ट करने का 1 सेकंड का मौका भी नहीं दिया। तुम्हारी स्पीड बिजली जैसी थी। तुमने पलक झपकते ही सारा कीमती सामान समेटा, मुड़े और अंधेरे में गायब हो गए। पूरे मैदान में एक सन्नाटा पसर गया। लियहुओ गिल्ड के चारों मेंबर्स को ऐसा लगा मानो उन पर बिजली गिर गई हो। उनकी बॉडीज पूरी तरह सुन्न हो चुकी थी। प्रीस्ट लड़की की आवाज में रोना साफ दिख रहा था। इस खौफनाक सन्नाटे के बाद वहाँ गुस्से का एक ज्वालामुखी फटा। शिट! आर्चर शुई पागलों की तरह चिल्लाया, साला चोर कचरा, सिर्फ पीछे से वार करना आता है उसे। वो भाई, बाहर निकलते ही मैं अपने बंदों को बुलाकर उसका कीमा बना दूंगा। अभी उसके शब्द पूरे भी नहीं हुए थे कि हवा को चीरती हुई एक कान फाड़ देने वाली आवाज आई। ऐशुई के मुंह से एक दर्दनाक चीख निकली और वो हवा में उड़ता हुआ सीधे पीछे एक पेड़ से जा टकराया। उसका बायां पैर एक भारी तीर के जरिए पेड़ के तने में आर पार हो चुका था। खून उसकी पैंट से होता हुआ जमीन पर बहने लगा। एनिमी अटैक! लिहू का चेहरा पूरी तरह बदल गया। उसने तुरंत अपनी भारी शील्ड उठाई। वो कहाँ है? मैजिशियन ने कांपते हाथों से उस अंधेरे कोने की तरफ इशारा किया जहाँ से तीर आया था। वो भाई,
मुझे बचाओ, बहुत दर्द हो रहा है। एशुई तड़प रहा था, पर वो उस गहरे धंसे तीर को हिला तक नहीं पा रहा था। तभी एक और तीर आया। इस बार तीर उनके ठीक पीछे के अंधेरे से निकला था, जिसका निशाना सीधे वो प्रीस्ट लड़की थी। लड़की ने डर के मारे चीखते हुए जमीन पर एक भद्दी सी स्लाइड मारी और बाल बाल बची। वो तीर उसकी खोपड़ी को छूते हुए निकला और पीछे मौजूद एक मोटे पेड़ के तने को आर पार कर गया, जिससे पेड़ में एक मुक्के जितना बड़ा आर पार दिखने वाला छेद हो गया। गल्प। मैजिशियन ने थूक निगला। उसका चेहरा पूरी तरह सफेद पड़ चुका था। डर उनके बीच एक वायरस की तरह फैल रहा था। कोई पैनिक नहीं करेगा, सब मेरे पास आओ, लीहू चिल्लाया। वो अकेला है, अगर हम सब एक साथ आ गए तो उसकी सामने आने की हिम्मत नहीं होगी। तीनों रेंगते हुए जल्दी से उसकी भारी शील्ड के पीछे छिप गए, पर माहौल फिर से शांत हो गया। कोई तीर नहीं आया। क्या वो चला गया? मैजिशियन ने कांपती आवाज में पूछा। नामुमकिन, लीहू ने दांत भींचते हुए कहा। वो वेट कर रहा है, हमारे ढीले पड़ने का वेट कर रहा है वो। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, इस बार तीर के आने की आवाज उनके ठीक ऊपर से आई। लीहू ने झटके से सिर ऊपर किया तो देखा एक तीर हवा में गोल घूमता हुआ ठीक उसके पैरों के पास आकर गिरा। टैप। उस तीर पर वही मटेरियल्स बंधे थे जो अभी बॉस ने ड्रॉप किए थे। ये सीधा और साफ चैलेंज था, एक ओपन इंसल्ट। कमीने, बाहर आ, सामने आके लड़ मुझसे। लीहू पूरी तरह पागल हो चुका था। वो अपनी शील्ड हवा में लहराते हुए चारों तरफ चिल्ला रहा था। जवाब में एक और तीर आया। ये तीर सीधे उसके गाल को छूते हुए निकला और उसके कान के पास के बालों का एक हिस्सा काट गया। उस ठंडे एहसास ने लीहू की चीखें बीच में ही रोक दी। वो पल भर में समझ गया कि अगर सामने वाला चाहता तो ये तीर सीधे उसकी खोपड़ी के पार होता। उसने रीढ़ की हड्डी तक कांपते हुए उस अधमरे अहशुई को देखा, फिर अपने कांपते हुए साथियों को। उसके दिल के सबसे गहरे कोने से एक ऐसा खौफ पैदा हुआ जो उसने पहले स्ट्रक्चरल महसूस नहीं किया था। उसे अब समझ आया था कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। उन्होंने किसी मामूली कीड़े को नहीं, बल्कि एक असली द गॉड ऑफ डेथ को उकसा दिया था। तुम अंधेरे में छिपे वो शिकारी थे जिसने लीहू गिल्ड के बचे हुए इन 4 चूहों को अपने जाल में फंसा लिया था। भले ही लीहू अभी भी गुस्से में हाँफ रहा था, पर तुम उसे कोई मौका देने के मूड में नहीं थे। जैसे ही उसने दोबारा मुंह खोलने की कोशिश की, एक और तीर एक ऐसे एंगल से आया जिसके बारे में उन्होंने सोचा भी नहीं था। मैजिशियन के मुंह से एक चीख निकली। उसका दाहिना हाथ जिससे वो मंत्र पढ़ रहा था, तीर के जरिए आर पार हो गया और उसकी मैजिक वांड हाथ से छूटकर दूर जा गिरी। वो अपने बहते खून वाले हाथ को पकड़कर बकरे की तरह चिल्लाने लगा। अब उनका बचा कुचा हौसला भी टूट गया। वो बाईं तरफ है, लीहू चिल्लाया और उसने अपनी भारी शील्ड को बाईं तरफ घुमा दिया। पर अगले ही सेकंड एक और तीर ऊपर पेड़ की टहनियों से चुपचाप नीचे आया, जिसका निशाना सीधे लीहू का वो बायां घुटना था जिस पर उसकी शील्ड का पूरा वजन टिका था। लीहू को अपने घुटने में एक अजीब सा सूनापन और फिर एक जानलेवा दर्द महसूस हुआ। वो अपनी बॉडी का बैलेंस नहीं संभाल पाया और धड़ाम से एक घुटने के बल जमीन पर गिर गया। उसकी वो घमंडी भारी शील्ड भी भारी आवाज के साथ फर्श पर आ गिरी। प्रीस्ट लड़की ने पूरी तरह हार मानकर एक चीख मारी। उसने अपनी आंखों के सामने अपनी पूरी टीम को अपाहिज होते देखा था। उसका चेहरा कागज की तरह सफेद था। तभी सड़ 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 सामने के अंधेरे से एक बेहद शांत और सधे हुए कदमों की आवाज आई। तुम धीरे धीरे छांव से बाहर आए। तुम्हारे हाथ में मौजूद वो सस्ती सी आयरन बो इस वक्त उनकी नजरों में दुनिया के किसी भी गॉड लेवल वेपन से ज्यादा खौफनाक लग रही थी। आखिरकार तुम आ ही गए, लीहू ने दांत पीसते हुए कहा। उसकी नफरत भरी आंखें तुम्हें जिंदा चबा जाना चाहती थीं, पर तुमने उसकी बकवास पर ध्यान देना जरूरी नहीं समझा। तुम्हारी नजरें उन तीनों पर से घूमती हुई आखिर में उस अकेली सही सलामत पर डर से कांपती हुई प्रीस्ट लड़की पर जाकर रुकी। इसके बाद तुम सीधे लीहू के सामने जाकर खड़े हो गए। तुमने ऊपर से नीचे उसे देखा और बेहद ठंडे लहजे में कहा, अपनी इन्वेंट्री खोलो। ये सुनते ही लीहू का चेहरा गुस्से में लाल बैंगनी हो गया। ये सरेआम बेइज्जती थी, एक खुली धमकी। तुम सपने देख रहे हो, हम लीहू गिल्ड के लोग हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे? पर तुम्हारे पास उसकी फालतू बातें सुनने का टाइम नहीं था। तुमने बिना सोचे हाथ घुमाया और एक तीर सीधे उसके दूसरे पैर के पार कर दिया। उस भयानक दर्द के सामने वो पूरी तरह टूट गया और जमीन पर ढेर हो गया। अपनी इन्वेंट्री खोलो। तुमने दोबारा वही शब्द दोहराए। तुम्हारी आवाज बिल्कुल सपाट थी, जिसमें दया का एक कतरा भी नहीं था। लीहू ने तुम्हें खूंखार नजरों से घूरा। उसकी छाती तेजी से ऊपर नीचे हो रही थी, पर उस जानलेवा दर्द और मौत के खौफ के सामने आखिरकार उसके घमंड ने घुटने टेक दिए। उसने कांपते हाथों से अपना स्टोरेज स्पेस ओपन किया और ग्रीन रोशनी से चमकते हुए कई सारे गियर्स और रेयर मटेरियल्स एक झटके में जमीन पर बिखर गए। तुमने लीहू की तरफ देखा तक नहीं और सीधे उस मैजिशियन की तरफ बढ़ गए जो अपना हाथ पकड़े रो रहा था। वो मैजिशियन डर के मारे ऐसा कांपा कि उसने खुद ही अपनी पूरी इन्वेंट्री पलटकर जमीन पर खाली कर दी। आखिर में तुम उस आर्चर अहशुई के सामने जाकर खड़े हुए जो अभी भी पेड़ से टंगा हुआ था। तुम्हारी उन बेजान और ठंडी आंखों को देखकर उसके डर के मारे पसीने छूट गए और उसने रोते बिलखते हुए कांपते हाथों से अपनी इन्वेंट्री ओपन कर दी। मैं खोल रहा हूँ भाई, मैं अभी खोल रहा हूँ। तुमने आराम से नीचे झुककर जमीन पर बिखरा सारा कीमती सामान एक एक करके अपने बैग में डालना शुरू कर दिया। इस पूरे प्रोसेस के दौरान तुम बिल्कुल खामोश रहे। ये सन्नाटा किसी भी गाली या ताने से ज्यादा खौफनाक था। लूट खत्म करने के बाद तुम सीधे उस प्रीस्ट लड़की के सामने जाकर रुक गए जो शुरुआत से ही अपनी जगह पर जम चुकी थी। लड़की ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लीं और अपनी मौत का इंतजार करने लगी। लेकिन काफी देर तक जब कुछ नहीं हुआ तो उसने डरते डरते एक आंख खोल कर देखा। सामने तुम नहीं थे, बल्कि तुम पीठ घुमाकर वहां से जा रहे थे। तुमने उसे जिंदा छोड़ दिया था। तुम्हारे जाने के 10 मिनट बाद जब लीहू को यकीन हो गया कि तुम सच में जा चुके हो, तो वो जमीन पर लेटकर किसी जंगली जानवर की तरह दहाड़ा, कमीना, साला कुत्ता, हु भाई। अहशुई ने भी दर्द में कराहते हुए
नफरत से कहा, हम इसे ऐसे नहीं छोड़ सकते। मैं अभी अपने कजिन को कॉल करके बंदे इकट्ठा करता हूँ। हम पूरे शहर में इसका वांटेड पोस्टर लगवा देंगे, साले को जिंदा गाड़ देंगे। लीहू ने एक गहरी सांस ली। उसकी आंखें खूंखार हो चुकी थीं। सही कहा, सिर्फ लेवल 10 का एक आवारा प्लेयर है, बचकर कहाँ जाएगा। डंगोन से बाहर निकलते ही मैं गिल्ड मास्टर से बात करके इस पर एस ग्रेड का किल ऑर्डर जारी करवाऊंगा। मैं इसे बताऊंगा कि हमसे पंगा लेने का। अभी उसकी धमकी पूरी भी नहीं हुई थी कि हवा को चीरती हुई 3 आवाजें एक साथ गूंजी। ये अटैक्स पहले से कहीं ज्यादा फास्ट, शार्प और जानलेवा थे। 3 तीर सीधे उस अंधेरे से निकल कर आए जिसे वो लोग खाली समझ रहे थे। लीहू की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसका आखिरी थॉट यही था कि वह गया नहीं था, यहीं छुपा था। पहला तीर सीधे लीहू के माथे के पार हो गया। दूसरा तीर शुई के गले में जा धंसा। तीसरा तीर सीधे मैजिशियन के खुले हुए मुंह के अंदर घुस गया। कुछ देर पहले तक बदले की आग में जल रहे तीनों एलिट प्लेयर्स पल भर में लाशों में बदल गए। सिर्फ वो प्रीस्ट लड़की अकेली वहाँ बची थी, जो शॉक में थर थर कांप रही थी। एक फ्लैश के साथ तुम डंगोन प्लाजा पर वापस रिस्पॉन हुए। तुम्हारे आते ही वहाँ चल रहा शोर शराबा एक सेकंड के लिए अजीब तरीके से थम गया। सबकी नजरें तुम पर टिक गईं। अरे ये बाहर आ गया, वही फ्रॉग टर्मिनेटर। भाई ये जिंदा है। मुझे लगा अंदर जाते ही मर गया होगा, पर अगले ही पल वहाँ पहले से भी ज्यादा बड़ा मजाक उड़ने लगा। चेह, साला डरपोक अंदर 1 घंटा छुपा रहा होगा, और जब सिस्टम ने लात मारकर बाहर निकाला तो आ गया मुंह उठाकर। तुमने इन सब फालतू की बातों को अनसुना किया और अपने गियर्स चेक करने लगे। तभी सामने से एक बेहद बकवास और चिढ़ाने वाली आवाज आई। अरे अरे देखो तो कौन आया है, हमारे शहर के VIP सेलिब्रिटी नाइटमेयर डंगोन की पिकनिक मना कर आ रहे हो। कितने लेवल बढ़ा लिए भाई। ये वही जय नाम का प्लेयर था जो सोशल मीडिया पर तुम्हारा सबसे ज्यादा मजाक उड़ा रहा था। उसने हाथ बांधकर तुम्हारा रास्ता रोक लिया। जब तुमने कोई जवाब नहीं दिया तो उसने बड़े घमंड से तुम पर एक इंस्पेक्ट डाल दिया ताकि तुम्हारा लेवल देख सके। पर जैसे ही इंस्पेक्ट की लाइट तुम पर पड़ी, जय के चेहरे की हंसी गायब हो गई। उसके पीछे खड़े दोस्त अभी भी हंस रहे थे। क्या हुआ जय भाई, बताओ ना, इस कचरे ने 10% लेवल भी बढ़ाया या नहीं? जय ने कोई जवाब नहीं दिया। वो तुम्हें इस तरह घूर रहा था मानो उसने साक्षात यमराज देख लिया हो। उसके गले से अजीब सी आवाजें आ रही थीं। अरे बोलो ना भाई, क्या हुआ? नामुमकिन। आखिरकार जय के हलक से कुछ शब्द निकले। उसकी आवाज में गहरा खौफ था। ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। ये लेवल 11 पर है। लेवल 11? ये 2 शब्द किसी एटम बम की तरह पूरे प्लाजा पर फटे। क्या लेवल 11? जय भाई आंखें खराब हो गई हैं क्या तुम्हारी? बकवास बंद करो। अंदर जाते टाइम ये सिर्फ लेवल 5 का था। 1 घंटे में कोई 5 से 11 लेवल पर कैसे जा सकता है? पल भर में दर्जनों इंस्पेक्ट स्किल्स की लाइटें पागलों की तरह तुम पर पड़ने लगी, और जैसे ही सबके स्क्रीन पर साफ साफ लेवल 11 फ्लैश हुआ, पूरे मैदान में सन्नाटा छा गया। सारे ताने और हंसी गायब हो चुके थे। उसकी जगह लोगों के हलक से सिर्फ ठंडी सांसें और खौफ की आवाजें आ रही थीं। 1 घंटे में 6 लेवल्स का अपग्रेड। इसका सीधा सा मतलब था कि तुम अंदर बच नहीं रहे थे, बल्कि तुम नाइटमेयर लेवल के उन खूंखार मॉन्स्टर्स का बेरहमी से कत्लेआम कर रहे थे, जो पूरी की पूरी एलीट टीम को साफ करने का दम रखते हैं। सबके दिमाग में एक ही पागल कर देने वाला थॉट आया कि इस बंदे ने नाइटमेयर डंगोन को न्यूब विलेज समझकर साफ कर दिया। तुम उस स्टैच्यू बनी भीड़ को छोड़कर सीधे अपने होटल के कमरे में आए और दरवाजा अंदर से लॉक कर लिया। थकान बहुत थी, पर तुमने रेस्ट करने के बजाय एक्साइटमेंट में अपनी इन्वेंट्री खोली। बॉस के ड्रॉप्स और लिए हुए गिल्ड से लूटा हुआ सामान देखकर तुम्हारा बैग चमचमा रहा था। तुमने फालतू के गियर्स और मटेरियल्स को सीधे ऑक्शन हाउस पर बेचने के लिए लिस्ट कर दिया और फिर अपने असली खजाने को देखा। वेपन इन्फो, द गॉथिक बो, ग्रेड पर्पल, लेवल रिक्वायरमेंट 10, अटैक +60, एजिलिटी +25, स्पेशल इफेक्ट +15% आर्मर पियर्स। तुमने बिना 1 सेकंड गंवाए अपनी पुरानी आयरन बो हटाई और इस नई पर्पल बो को इक्विप कर लिया। तुम्हारा अटैक स्टैट्स एक झटके में आसमान छू गया। इसके साथ ही तुमने लीहू से छीना हुआ ब्लू लेदर आर्मर भी पहन लिया। इसके बाद तुम्हें इन्वेंट्री में चमकीले पत्थरों का एक ढेर दिखा। एनहांसमेंट स्टोन्स 42। ये इतनी बड़ी दौलत थी कि कोई भी छोटा गिल्ड इसे देखकर पागल हो जाए। लेकिन तभी आपकी नजर बैग के एक कोने में पड़ी, जहाँ एक अजीब सा ऑरेंज कलर का पत्थर चमक रहा था। अल्टीमेट आइटम, गॉड सिंथेटिक स्टोन इफेक्ट। क्राफ्टिंग या सिंथेसिस के दौरान इस्तेमाल करने पर ये आपके सारे एक्टिव स्किल्स का लेवल +1 बढ़ा देगा। इसकी प्रॉपर्टीज देखते ही तुम पहले तो हैरान हुए, और फिर कमरे में आपकी एक कड़वी और बेबसी से भरी हंसी गूंज उठी। ये किस्मत का सबसे बड़ा मजाक था। ये गॉड स्टोन अगर किसी वॉरियर को मिलता तो उसके सारे स्लैशिंग स्किल्स अपग्रेड हो जाते। किसी मैजिशियन को मिलता तो उसके सारे स्पेल्स नेक्स्ट लेवल हो जाते। इसकी मार्केट वैल्यू कम से कम 2000 गोल्ड कॉइन्स थी, और वो भी तब जब कोई इसे बेचने को तैयार हो। पर किस्मत देखो, पूरे यूनिवर्स में ये स्टोन उस बंदे के हाथ लगा था जो जिंदगी में कभी कोई एक्टिव स्किल इस्तेमाल ही नहीं कर सकता था। तुमने खुद पर हंसते हुए सिर हिलाया और उस कीमती कबाड़ को ऑक्शन हाउस पर लिस्ट कर दिया। स्टार्टिंग बिड 2000 गोल्ड, बाय नाउ 5000 गोल्ड। उधर शहर के सबसे आलीशान और महंगे होटल झाकसिंग लाउंज में तुम्हारा भाई सू हाओ और तुम्हारी एक्स मंगेतर लियू रुयान एक बहुत बड़ी पार्टी एंजॉय कर रहे थे। हर तरफ से उन पर तारीफों की बारिश हो रही थी, क्योंकि सू हाओ की टीम ने लेवल 10 के डंगोन का फर्स्ट किल अपने नाम किया था। लेकिन तभी हॉल की मेन स्क्रीन पर एक अजीब और नया रिकॉर्ड फ्लैश हुआ। ग्लोबल अनाउंसमेंट, बधाई हो, एक अज्ञात टीम ने द ग्लूमी सीक्रेट के नाइटमेयर बॉस का फर्स्ट किल अपने नाम कर लिया है। पूरी पार्टी में सन्नाटा छा गया। द ग्लूमी सीक्रेट, वह तो उस डंगोन से कई गुना ज्यादा मुश्किल और डेंजरस था जिसे सुहाव ने क्लियर किया था। तभी सबने उत्सुकता से टीम मेंबर्स की लिस्ट की तरफ देखा, और देखते ही पूरे रेस्टोरेंट की आवाजें हमेशा के लिए बंद हो गईं। स्क्रीन पर टीम मेंबर्स वाले कॉलम में किसी टीम का नाम नहीं था, बल्कि वहाँ सिर्फ एक अकेला नाम लिखा था, टीम मेंबर सू पिंग। सू पिंग अकेले।
उसने सोलो नाइटमेयर डंगोन क्लियर कर दिया। एक खौफनाक सन्नाटे के बाद पूरी पार्टी में जैसे भूचाल आ गया। सु हाओ के चेहरे की हंसी वहीं जम गई। वो स्क्रीन पर लिखे उस नाम को इस तरह घूर रहा था मानो उसकी आंखें फटकर बाहर आ जाएंगी। उसकी आंखों में खून उतर आया था। नामुमकिन। वो पागलों की तरह चीखा। उसकी आवाज का बेस तक बदल चुका था। वो कचरा, वो तो अभी भी उस दलदल में मेंढकों के साथ मिट्टी खेल रहा होगा। ये पक्का कोई ग्लिच है, सिस्टम से गलती हुई है। पर उसके बगल में खड़ी लियू रुयान का हाथ, जिसने वाइन का ग्लास पकड़ा हुआ था, हल्का सा कांपा। उसके उस खूबसूरत और ठंडे चेहरे का सारा रंग उड़ चुका था। क्या ये सच में वही लड़का है? एक ऐसा अपाहिज प्रोफेशन जो सिर्फ नॉर्मल अटैक कर सकता है। उसने अकेले नाइटमेयर डंगोन क्लियर कर दिया। ये थॉट दिमाग में आते ही उसने झटके से अपना सिर हिलाया और उसे दबा दिया। नहीं, ये कोई और होगा, सिर्फ नाम सेम है। उधर लिनान शहर का पब्लिक चैट चैनल पूरी तरह से ब्लास्ट हो चुका था। पब्लिक चैनल, भाई आज का सबसे बड़ा धमाका। 11 लेवल के एक प्रो प्लेयर ने सोलो नाइटमेयर डंगवान ग्लूमी सीक्रेट क्लियर कर दिया है। स्क्रीनशॉट सबूत के तौर पर देख लो। उस रात तुम्हारी वजह से पूरे शहर में कोई सो नहीं पाया, लेकिन इस पूरे तूफान के सेंटर में होने के बावजूद तुम्हें इस बात की कोई परवाह नहीं थी। होटल के कमरे में तुमने अभी अभी अपना बैग खाली किया था और सिस्टम के नोटिफिकेशंस लगातार पॉप अप हो रहे थे। सिस्टम अलर्ट, आपकी लिस्ट की गई स्किल बुक हैवी स्लैश 5 गोल्ड कॉइन्स में बिक चुकी है। सिस्टम अलर्ट, आपका लिस्ट किया गया वॉल्फ किंग आर्मर 3 गोल्ड कॉइन्स में बिक चुका है। सारे गियर्स और मटेरियल्स बिकने के बाद तुम्हारे अकाउंट में सीधे 21 गोल्ड कॉइन्स आ चुके थे। इस गेमिंग स्टेज पर जहां नॉर्मल प्लेयर्स कुछ कॉपर कॉइन्स के लिए भी तरस रहे थे, ये रकम एक बहुत बड़ी जायदाद थी। लेकिन तुमने इस पैसे को फालतू उड़ाने के बजाय बचा कर रखा। गियर्स को अपग्रेड करने की एक लिमिट होती है, पर तुम्हारे फॉरबिडन ऑर्डर के बढ़ने की कोई लिमिट नहीं थी। तुमने बस 2 सिल्वर कॉइन्स खर्च किए, गली के एक छोटे से ढाबे पर भरपेट खाना खाया और अपनी नई पर्पल बो द गॉथिक बो को कंधे पर टांग कर चुपचाप रात के अंधेरे में निकल गए। तुम किसी हाई लेवल जोन में नहीं गए, ना ही तुमने शहर की इन अफवाहों पर ध्यान दिया। तुम्हारा टारगेट पहले दिन से लेकर आज तक सिर्फ एक ही था, शहर के बाहर का वो बदसूरत फ्रॉग स्वैम्प। जब तुमने दोबारा उस दलदल की गीली जमीन पर कदम रखा तो हवा में गूंजती मेंढकों की टर टर की आवाज तुम्हें एक अजीब सा सुकून दे रही थी। फॉरबिडन ऑर्डर पैनल, करंट लेवल 1, किल काउंट 4111। पैनल पर लिखे इस नंबर को देखकर तुम्हारी आंखों में कोई हलचल नहीं हुई। अभी तुम्हें 99,589 किल्स और करने थे। अगले ही पल तुम उस एरिया में पहुंचे जहां सबसे ज्यादा मेंढक थे और तुमने धीरे से अपना धनुष खींच दिया। एक तीर हवा को चीरता हुआ निकला और एक मेंढक पल भर में स्टारलाइट में बदल गया। किल काउंट +1। उस कड़कड़ाती ठंड और बदबूदार दलदल के बीच तुम एक बेजान और मशीन जैसी हंटिंग मशीन बन चुके थे। धनुष खींचना, शूट करना सीधे दिल के पार, और जैसे ही 1 मोर एरो ट्रिगर होता, एक धुंधला सा साया हवा में अलग होता और 2 मेंढक एक साथ ब्लास्ट हो जाते। तुमने अपनी पलक तक नहीं झपकाई। फॉरबिडन ऑर्डर पैनल, करंट लेवल 1, किल काउंट 9456। पर जैसे ही तुम अपने 10,000वें किल के करीब पहुंचे, दूर अंधेरे में कुछ मैजिकल लाइट्स चमकी और दबी कुचली आवाजें सुनाई दी। कैप्टन, यहाँ मेंढक इतने कम क्यों हैं? ये कोई और नहीं बल्कि टांगडू और उसकी टीम थी जो गिल्ड का डेली मिशन करने आए थे। लेकिन अगले ही पल टीम में सबसे तेज नजर रखने वाली टांगडू ने अंधेरे में मिक्स हो चुके तुम्हारे साए को देख लिया। रुको, आगे कोई है। कैप्टन मुफेंग तुरंत अलर्ट हो गया। एक अकेला बंदा इस डरावनी जगह पर। जैसे ही उनकी मैजिक वॉन्ड की रोशनी तुम पर पड़ी, वो सबके सब वहीं जम गए। तुम बिना रुके एक रोबोट की तरह धनुष खींचने और शूट करने के उसी पुराने प्रोसेस को रिपीट कर रहे थे। एक तीर, दूसरा तीर, तीसरा तीर। अचानक टांगडू के मुंह से एक दबी हुई चीख निकली। उसकी आवाज में गहरा शौक था। ये तो वही है। वो उस बैक प्रोफाइल को जिंदगी में कभी नहीं भूल सकती थी। वही लेवल 5 का न्यूब जो पूरे शहर के तानों के बीच अकेला नाइटमेयर डंगवान में घुस गया था। कैप्टन मुफेंग ने तुरंत पूछा, कौन? टांगडू ने सूखे हलक से कांपते हुए वो नाम लिया जिसने अकेले सोलो नाइटमेयर डंगवान क्लियर किया है। सुपिंग क्या? ये सुनते ही मुयू गिल्ड के बाकी चारों मेंबर्स की बॉडी पूरी तरह स्टैचू बन गई। सुपिंग, वो बंदा जिसे पूरा शहर SSS ग्रेड का कचरा समझता था, उसने गेम का सबसे बड़ा रिकॉर्ड बना दिया था। पर उनका दिमाग ये मानने को तैयार नहीं था कि जो प्रो प्लेयर अकेले नाइटमेयर बॉस को धूल चटा सकता है, वो यहाँ पूरी रात जाकर लेवल 1 के मेंढक क्यों मार रहा है। पर तुम्हें उनसे कोई लेना देना नहीं था। तुम्हारी नजर में वो लोग इस दलदल के पत्थरों से ज्यादा कुछ नहीं थे। एक और तीर निकला। किल काउंट 9999। सिर्फ आखिरी एक तीर बचा था। उसी समय टांगडू ने हिम्मत जुटाई और बड़े कदम बढ़ाती हुई तुम्हारे पास आई। सुपिंग भाई, हेलो, हम फिर से मिले। तुम्हारी उंगलियों ने धनुष की डोरी को 1 सेकंड के लिए भी नहीं थमी। टांगडू की बड़ी बड़ी आंखों में तुम्हारे लिए एक गजब की इज्जत और दीवानगी साफ दिख रही थी। क्या आपने सच में अकेले वो नाइटमेयर डंगान क्लियर किया है? आप यहाँ क्या कर रहे हैं भाई? क्या यहाँ कोई सीक्रेट मिशन है? पीछे से उसका कैप्टन उसे लगातार रुकने के इशारे कर रहा था, पर टांगडू ने उसे पूरी तरह इग्नोर किया और बेहद रियल टोन में बोली, सुपिंग, मैं आपको हमारे मुयू गिल्ड में ज्वाइन होने के लिए इनवाइट करना चाहती हूँ। टांगडू। कैप्टन मुफेंग तुरंत आगे आया और उसने अपनी बहन को पीछे खींचते हुए तुम्हारी तरफ एक शर्मिंदा सी स्माइल दी। सॉरी भाई, मेरी बहन अभी ना समझ है। तभी उनकी टीम का आर्चर पीछे से कमिटमेंट पास करते हुए बुदबुदाया, होश में आओ टांगडू,
उसने सू फैमिली से पंगा लिया है। अगर हमने इसे अपने गिल्ड में रखा तो कल सुबह सू फैमिली हमारे गिल्ड के ऑफिस की एक एक ईंट उखाड़ देगी। ये सारी बातें तुम्हारे कानों में साफ पड़ रही थी, पर तुम्हारे चेहरे के एक्सप्रेशंस में रत्ती भर भी चेंज नहीं आया। टांगडू का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने अपने भाई का हाथ झटका और जिद से तुम्हारी तरफ देखा। आप इनकी बातों पर ध्यान मत दो, मुझे लगता है कि आप इंटरेस्ट नहीं है। तुम्हारे मुंह से सिर्फ ये 2 शब्द निकले जिनमें कोई फीलिंग नहीं थी। जैसे ही तुम्हारी बात खत्म हुई, तुमने धनुष की डोरी को छोड़ दिया। तीर एक रोशनी की लाइन बनकर सीधे टारगेट के पार हो गया। फॉरबिडन ऑर्डर पैनल, किल काउंट 10,000। टांगडू का चेहरा उतर गया, जबकि बाकी सब ने राहत की सांस ली कि चलो तुम यहाँ से जाओगे। लेकिन उनके होश उड़ाते हुए तुमने दोबारा अपनी बो खींची। किल काउंट +1, 1 मोर एरो ट्रिगर। किल काउंट +2। तुम वहाँ से हिले तक नहीं, ना ही तुमने उनकी तरफ मुड़कर देखा। वो लोग तुम्हारे लिए सिर्फ हवा के एक झोंके जैसे थे। टांगडू गुस्से और टेंशन में बोली, ये आखिर कर क्या रहा है? कैप्टन मू फेंग ने बेहद अजीब नजरों से तुम्हारी पीठ को देखा। वो कहने ही वाला था कि ये हमारी समझ से बाहर है, पर तभी उसके दिमाग में जैसे बिजली कड़की और उसके कदम वहीं रुक गए। मेंढक, एक ऐसा बंदा जो सोलो नाइटमेयर डंगवान क्लियर कर सकता है, वो बिना किसी एक्सपीरियंस या रिवॉर्ड के पूरी रात लेवल 1 के मॉब्स क्यों मारेगा? दाल में कुछ काला है। मू फेंग को लगा जैसे उसे कोई बहुत बड़ा सीक्रेट समझ आ गया हो, पर तुम्हें रत्ती भर फर्क नहीं पड़ रहा था। तुम्हारी आंखों में सिर्फ वो नंबर्स थे जो पागलों की तरह स्क्रीन पर बढ़ रहे थे। किल काउंट 10,421, 10,422। पूरी रात तुम्हारे धनुष की डोरी 1 सेकंड के लिए भी नहीं थमी, और जैसे ही सुबह का सूरज निकला, तुम्हारा किल काउंट 25,000 के आंकड़े को पार कर चुका था। इसके बाद तुम वापस लिनान शहर आ गए। इस वक्त शहर की हर गली और नुक्कड़ पर सिर्फ तुम्हारे ही चर्चे थे। अरे सुना तुमने, उस सुपिंग ने सच में नाइटमेयर डंगहान अकेले क्लियर कर दिया। क्या बकवास है, वो तो सिर्फ नॉर्मल अटैक करना जानता है ना। होटल के कमरे में वापस आकर तुमने सीधे अपना सिस्टम पैनल खोला। सामने कई सारे नोटिफिकेशंस पेंडिंग थे। सिस्टम अलर्ट, नाइटमेयर डंगहान का फर्स्ट सोलो किल करने के लिए बधाई, आपको मिलता है पर्पल ज्वेलरी बॉक्स। तुमने बिना सोचे उसे तुरंत ओपन कर दिया। एक गहरी बैंगनी रोशनी कमरे में चमकी द विदरिंग हार्ट एपिक रिंग। गियर इन्फो, द विदरिंग हार्ट एजिलिटी +40, अटैक स्पीड +5%, स्पेशल इफेक्ट, अटैक करने पर 15% चांस है कि दुश्मन पर करोशन इफेक्ट लग जाएगा, जिससे उसे मिलने वाला सारा डैमेज 10% बढ़ जाएगा। ये रिंग मिलते ही तुम्हारी डैमेज पावर एक अलग ही लेवल पर पहुंच गई। तभी तुम्हारी नजर दूसरे नोटिफिकेशन पर पड़ी, ऑक्शन अलर्ट। आपके लिस्ट किए गए गॉड सिंथेटिक स्टोन की करंट बिड 3,850 गोल्ड कॉइन्स पहुंच चुकी है। जो पत्थर तुम्हारे लिए बिल्कुल बेकार था, उसकी इतनी भारी बोली लग रही थी। तुमने डिटेल्स चेक की तो पता चला कि सबसे पागलों की तरह बोली लगाने वाला कोई और नहीं बल्कि सू फैमिली का पालतू कुत्ता सू आउतियान था, और दूसरी तरफ से पैंशी गिल्ड वाले उसे टक्कर दे रहे थे। दोनों गिल्ड्स इस पत्थर के लिए अंधे हो चुके थे। 4,000 गोल्ड, 4,100 गोल्ड, 4,300 गोल्ड। प्राइस पागलों की तरह बढ़ रही थी, और ऑक्शन खत्म होने के ठीक आखिरी सेकंड पर पैंशी गिल्ड के मास्टर शिवफेंग ने सीधे बाय नाउ पर क्लिक कर दिया। 5,000 गोल्ड कॉइन्स, डन। सिस्टम अलर्ट, टैक्स कटने के बाद आपके अकाउंट में 4,500 गोल्ड कॉइन्स ट्रांसफर कर दिए गए हैं। अपने अकाउंट में टोटल 4,600 गोल्ड कॉइन्स देखकर आखिरकार तुम्हारे चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। बदला लेने के लिए पैसे की जरूरत होती है, और ये पैसा बिल्कुल सही टाइम पर आया है। तुमने तुरंत ऑक्शन कान हाउस का सर्च बार खोला, पर तुमने कोई गियर सर्च नहीं किया, बल्कि सीधे टाइप किया पैसिव सिंथेटिक स्टोन। अगले ही पल स्क्रीन पर जो दिखा उसे देखकर तुम्हारी सांसें थम गईं। पैसिव सिंथेटिक स्टोन, सिर्फ 190 गोल्ड कॉइन्स पर पीस। तुम्हारी छाती एक्साइटमेंट से ऊपर नीचे होने लगी। जो एक्टिव स्किल वाले स्टोन्स थे, उन्हें इन बेवकूफों ने 5,000 गोल्ड के आसमान पर पहुंचा दिया था, लेकिन जो पैसिव स्टोन तुम्हारे लिए दुनिया की सबसे कीमती चीज थी, उसकी कीमत एक्टिव वाले से 20 गुना कम थी। इस दुनिया के जाहिलों को अंदाजा ही नहीं था कि असली गॉड लेवल आइटम कौन सा है। तुमने बिना एक पल गंवाए पूरा मार्केट साफ कर दिया और सारे पैसिव स्टोन्स खरीद लिए। इसके साथ ही तुमने लेवल 10 का पूरा पर्पल विंड वॉकर सेट और 2 पर्पल ज्वेलरीज भी खरीद ली। अब टाइम था जादू देखने का। तुमने अपना गियर पैनल खोला और एक एक करके उन पैसिव स्टोन्स को अपने 8 गियर्स में इनहेरिट करना शुरू कर दिया। 8 गियर्स पर 8 चमकीली लाइट्स एक साथ ब्लास्ट हुई। सिस्टम अलर्ट, आपका पैसिव स्किल 1 मोर एरो अपग्रेड होकर लेवल 9 पर पहुंच चुका है। तुमने पैनल चेक किया तो तुम्हारी आंखें फटी की फटी रह गईं। 1 मोर एरो का ट्रिगर चांस अब बढ़कर सीधे 28% हो चुका था। इसका सीधा सा मतलब था कि तुम हर 4 शॉट मारोगे तो उनमें से एक एक्स्ट्रा तीर अपने आप फ्री में निकलेगा। तुम्हारी अटैक की फ्रीक्वेंसी अब एक डरावने लेवल पर पहुंच चुकी थी। तुम धीरे धीरे होटल के उस पुराने और गंदे शीशे के सामने जाकर खड़े हुए। तुमने शीशे में दिख रहे उस शांत और खतरनाक सुपिंग को देखा और अपने होठों को हल्का सा सिकोड़ते हुए 2 नाम लिए, सुहाओ, लियू रुयान। तुम्हारी आवाज इतनी ठंडी थी कि कमरे का टेम्परेचर गिर गया। देखते हैं कि अब तुम दोनों मेरे कितने तीर झेल पाते हो। तुमने शीशे में खुद को देखा। लेवल 10 का वो चमचमाता हुआ बैंगनी विंड वॉकर सेट तुम्हारे शरीर पर हल्के ऑरा के साथ तैर रहा था। लुक वाकई में एकदम कतई जहर और किलर लग रहा था। लेकिन जैसे ही तुम्हारी नजर अपने एट्रीब्यूट पैनल पर पड़ी, तुम्हारे मुंह से एक ठंडी सांस निकल गई। स्ट्रेंथ 828, एजिलिटी 752। ये गेम के इस लेवल पर किसी मॉन्स्टर से भी ज्यादा खौफनाक नंबर्स थे। तुम्हारे लेवल के बाकी नॉर्मल प्लेयर्स के स्टैट्स मुश्किल से 100 या 150 के आसपास घूम रहे थे, लेकिन तुम अच्छे से जानते थे कि ये तो बस अभी शुरुआत है। तुम्हारी असली पावर, तुम्हारी बुनियाद तो फॉरबिडन ऑर्डर के वो 1,0,0,0,0,0 किल्स हैं।
इसलिए तुमने एक सेकंड का भी टाइम वेस्ट नहीं किया और होटल से निकलकर सीधे लिनान शहर की सड़कों पर दौड़ लगा दी। लोगों की खौफ और इज्जत से भरी नजरों को पूरी तरह इग्नोर करते हुए तुम सीधे शहर के मेन गेट की तरफ बढ़ गए। तुम्हारी नजर में इन लेवल 1 के मेंढकों को गाजर मूली की तरह काटने से ज्यादा एफिशिएंट और कोई रास्ता नहीं था, पर तुम्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि इस वक्त तुम्हारा नाम लिनान शहर के कोने कोने में किस कदर आग लगा रहा था। पब्लिक चैट चैनल। ओए सुनो, वो नाइटमेयर डंगवान क्लियर करने वाला गॉड लेवल प्लेयर वापस फ्रॉग स्वैम्प चला गया है। इस एक लाइन ने पूरे शहर के प्लेयर्स का दिमाग हिलाकर रख दिया। वो वापस वहाँ क्यों गया? उसका मोटिव क्या है? क्या सच में उस घटिया लेवल 1 के जोन में कोई छुपा हुआ खजाना या सीक्रेट मिशन है? तभी लिनान का एक जाने माना इन्फ्लुएंसर ने पब्लिक चैनल पर एक मोटी रकम देकर अपनी पोस्ट को सबसे ऊपर पिन करवा दिया। डीप एनालिसिस, फ्रॉग टर्मिनेटर सुपिंग के गॉड बनने का असली राज, 99% चांस है कि वहाँ कोई हिडन क्वेस्ट है। उसने पोस्ट में ऐसी ऐसी थ्योरीज लिखी कि पढ़ने वालों का दिमाग घूम गया। दोस्तों खुद सोचो, क्या कोई इतना बड़ा प्रो प्लेयर अपना कीमती टाइम लेवल 1 के मेंढकों पर वेस्ट करेगा? बिल्कुल नहीं। सुपिंग ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि मेंढकों का कत्लेआम ही उसकी इस बेहिसाब ताकत का असली सोर्स है। मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि फ्रॉग स्वैम्प में एक बेहद छुपा हुआ चेन मिशन है, जिसे ट्रिगर करने के लिए एक फिक्स नंबर में मेंढक मारने पड़ते हैं, शायद 10,000, 1 या सीधे 10 लाख। इस पोस्ट ने गेम के सारे प्लेयर्स के बीच पेट्रोल में माचिस लगाने का काम किया। भाई साहब, बात में दम है। भाई को गेम का असली ग्लिच या सीक्रेट मिल चुका है। चलो चलो सब फ्रॉग स्वैम्प चलो। भाई के पीछे पीछे रहेंगे तो हमें भी कुछ माल मिल जाएगा। पल भर में लिनान शहर के प्लेयर्स पागलों की तरह शहर के बाहर उस बदबूदार दलदल की तरफ दौड़ पड़े। एक रेंजर प्लेयर जिसका नाम तरबूज भाई था, वो भी इस बहती गंगा में हाथ धोने के लिए निकल पड़ा। पोस्ट देखते ही उसे लगा कि भाई अब तो अपनी लॉटरी लगने वाली है। भाइयों जल्दी करो, ये लाइफ में एक ही बार मिलने वाला मौका है। उसने अपनी टीम के ग्रुप चैट में चिल्लाते हुए कहा। उनकी टीम की प्रीस्ट लड़की ने थोड़ा डरते हुए पूछा, भाई पर अगर पूरा शहर वहाँ जा रहा है तो क्या हमारे लिए मेंढक बचेंगे भी? तरबूज भाई ने हाथ हवा में लहराया। तू पागल है क्या? इसे कहते हैं ट्रेंड के साथ चलना। क्या पता वो गॉड प्लेयर खुश होकर हमें 1-2 टिप्स ही दे दे। पर जब वो लोग फ्रॉग स्वैम्प पहुंचे तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो सुनसान और गंदा दलदल इस वक्त शहर के मेन मॉल से भी ज्यादा खचाखच भरा हुआ था। सैकड़ों प्लेयर्स वहाँ तलवारें और तीर चला रहे थे। बेचारे मेंढक जैसे ही रिस्पॉन होते 1 सेकंड के अंदर उनके कीमे बन जाते। भाई साहब, यहाँ तो पैर रखने की भी जगह नहीं है। तरबूज भाई का मुंह खुला का खुला रह गया। तभी उनकी टीम के आर्चर ने दलदल के बिल्कुल सेंटर की तरफ उंगली दिखाई। वहाँ भीड़ के बीचों बीच एक अजीब सा वैक्यूम एरिया बना हुआ था। पूरे 50 मीटर के दायरे में किसी भी प्लेयर की वहाँ जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। और उस खाली घेरे के बीच में पूरे बैंगनी एपेक गियर्स पहने तुम चुपचाप खड़े थे। तुम बस एक मशीन की तरह धनुष खींच रहे थे और शूट कर रहे थे। एक मेंढक ब्लास्ट हुआ। 1 मोर एरो से 2 और मेंढक साफ। आसपास खड़ी भीड़ ये देखकर एक्साइटमेंट में चिल्ला रही थी, जिसने उनके इस वहम को और पक्का कर दिया कि यहाँ पक्का कोई बहुत बड़ा सीक्रेट छुपा है। तुम्हें अपने आसपास भिनभिनाती इन मक्खियों का एहसास बहुत पहले ही हो चुका था और तुम इनसे बुरी तरह इरिटेट हो रहे थे। ये लोग न सिर्फ शोर मचा रहे थे बल्कि तुम्हारे शिकार को भी बीच में से मार रहे थे, जिससे तुम्हारी एफिशिएंसी आधी रह गई थी। मेंढकों के रिस्पॉन होने की स्पीड तुम्हारे मारने की स्पीड के सामने घुटने टेक चुकी थी। तभी तरबूज भाई ने मौका देखकर किसी तरह हिम्मत जुटाई और तुम्हारे बिल्कुल पास आकर चमचागिरी वाली स्माइल के साथ बोला, गॉड सुपिंग भाई नमस्ते, मैं तरबूज भाई आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। तुम्हारे तीरों की स्पीड नहीं रुकी, ना ही तुमने उसकी तरफ देखा। तरबूज भाई ने अपनी थूक निगली और बात जारी रखी, भाई आप यहाँ इतनी रात को क्या सच में कोई हिडन मिशन कर रहे हो? प्लीज भाई थोड़ा सा हिंट हमें भी दे दो ना। तुमने आखिरकार अपने हाथ रोके। तुम मुड़े और तुमने वहाँ खड़ी हजारों भूखी और उम्मीद से भरी आंखों की तरफ देखा। यहाँ कोई मिशन नहीं है। तुम्हारी आवाज बिल्कुल सपाट थी और मैदान के हर एक बंदे को साफ सुनाई दी। तरबूज भाई के चेहरे की प्लास्टिक स्माइल वहीं जम गई। तभी तुमने बात खत्म करते हुए थोड़ा चिढ़कर कहा, यहाँ कुछ नहीं है, मैं सिर्फ नॉर्मल ग्राइंडिंग कर रहा हूँ। यह कहकर तुम मुड़े और दलदल के और गहरे कोने की तरफ जाने लगे। तुम्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि तुम्हारी इस अनजानी मेंढक क्रांति ने कुछ बहुत ही खतरनाक लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया था, जिसमें वो लिएहुओ गिल्ड भी शामिल था, जो तुमसे खून का बदला लेना चाहता था। इस वक्त लिएहुओ गिल्ड के हेडक्वार्टर में सन्नाटा इतना गहरा था कि सुई भी गिरे तो आवाज आए। गिल्ड मास्टर हुओ तियान अपनी लाल आंखों से उस अकेली बची प्रीस्ट लड़की को घूर रहा था, जो डंगोन से जिंदा बचकर आई थी। क्या वो सच में अकेला था? हुओ तियान की भारी आवाज गूंजी। हाँ कैप्टन। लड़की कांपते हुए रो पड़ी। वो कोई इंसान नहीं, साक्षात शैतान है। वो चाहता तो हमें 1 सेकंड में साफ कर देता, पर उसने बिल्ली और चूहे की तरह हमें तड़पा तड़पा कर मारा। बैंग। वो तियान ने गुस्से में आकर सामने रखी भारी कंक्रीट की टेबल के 2 टुकड़े कर दिए। सुपिंग, वही लड़का जिसके चर्चे पूरे शहर में फ्रॉग टर्मिनेटर के नाम से हो रहे थे, उसने सिर्फ लेवल 10 की औकात में रहकर उसके गिल्ड की एक पूरी एलिट टीम को साफ कर दिया था। यह उनके गिल्ड की इज्जत को सरेआम नाले में बहाने जैसा था। गिल्ड मास्टर, इस पर S ग्रेड का डेथ वारंट जारी कीजिए। इसे तड़पा कर मारेंगे और इसके सारे पर्पल गियर्स लूट लेंगे। पूरे हॉल में गिल्ड के मेंबर्स गुस्से में हथियार लहराने लगे, पर वो तियान कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं था। उसने हाथ उठाकर सबको शांत किया। पहले उस सुपिंग की पूरी कुंडली निकालो, मुझे उसकी एक एक डिटेल चाहिए। तभी अंधेरे से उनका एक खुफिया जासूस सामने आया। गिल्ड मास्टर, पूरी इंफॉर्मेशन मिल चुकी है। ये सुपिंग कोई आम प्लेयर नहीं है। ये हमारे शहर के मेयर सुजान का सबसे बड़ा बेटा है। ये सुनते ही पूरे हॉल की हवा टाइट हो गई। जो लोग अभी चिल्ला रहे थे उनके मुंह पर जैसे ताला लग गया। मेयर का बेटा, इससे पंगा लेने की औकात किसकी थी? पर जासूस ने अपनी बात पलटी। लेकिन सीक्रेट रिपोर्ट्स के मुताबिक इस सुपिंग का टैलेंट वो SSS ग्रेड का कचरा पैसिव निकला था, जिसकी वजह से सु फैमिली ने उसे लात मारकर घर से बाहर निकाल दिया है। इस वक्त सु फैमिली का असली लाडला और वारिस उसका छोटा भाई सुहाओ है।
इतना ही नहीं, जासूस के चेहरे पर एक चालाक स्माइल आई। सुहाओ और उसकी मंगेतर दोनों इस सुपिंग की शक्ल देखना भी पसंद नहीं करते। यह सुनते ही हुओ तियान के चेहरे पर एक बेहद कमीनी और क्रूर मुस्कान आ गई। एक ऐसा आवारा लड़का जिसे उसके अपने परिवार ने लात मार दी हो और जो आने वाले वारिस की आंखों का कांटा हो, ये तो भगवान का दिया हुआ सबसे बेस्ट गिफ्ट था। उसे जान से मारकर वो न सिर्फ अपने गिल्ड का बदला ले सकता था, बल्कि सुहाओ पर एक ऐसा एहसान कर सकता था जो आगे चलकर उनके गिल्ड को शहर का नंबर 1 गिल्ड बना देता। ये सौदा हर तरफ से मुनाफे का था। वो इस वक्त कहाँ है? गिल्ड मास्टर, वो वापस उसी फ्रॉग स्वैम्प में चला गया है। जासूस की आवाज में भी थोड़ी सी हैरानी थी। इस वक्त शहर के सारे न्यू प्लेयर्स को लग रहा है कि वहाँ कोई छुपा हुआ गॉड मिशन है, इसलिए पूरी भीड़ वहीं मेंढक मार रही है। फ्रॉग स्वैम्प, हुओ तियान के चेहरे की नसें गुस्से से फड़क उठीं। उसके एलिट बंदों को मार दिया, उसका नाइटमेयर बॉस चुरा लिया, और ये सब करने के बाद वो आराम से बैठकर लेवल 1 के मेंढक मार रहा है। ये सिर्फ बेइज्जती नहीं थी, ये उनके गिल्ड के वजूद पर थूकने जैसा था। पूरे गिल्ड को इकट्ठा करो, हमारे जितने भी मेंबर्स लिनान शहर में हैं, सबके सब अभी मेरे साथ चलेंगे। गिल्ड मास्टर, सिर्फ एक अकेले बंदे के लिए इतने बड़े अमले की क्या जरूरत है? हुओ तियान की आंखों में एक पागलपन वाली चमक थी। शेर जब चूहे का भी शिकार करता है तो अपनी पूरी ताकत लगा देता है। मैं इस पूरे लिनान शहर को दिखाना चाहता हूँ कि जो भी लिएहुओ गिल्ड से टकराएगा उसका अंजाम क्या होगा। इस बार मैं सिर्फ उसे जान से नहीं मारूंगा, बल्कि उसके उस घमंड को भी इसी कीचड़ में दफन कर दूंगा। गिल्ड मास्टर के ऑर्डर मिलते ही लिएहुओ गिल्ड के लगभग 200 एलिट प्लेयर्स की लाल गियर्स वाली फौज एक खूंखार खूनी सैलाब की तरह शहर के गेट से बाहर निकल पड़ी। पूरे लिनान शहर में हाहाकार मच गया। दलदल के चारों तरफ का माहौल अचानक बदल गया। मेंढकों की टर्र टर्र के बीच अचानक बूट्स की भारी आवाजें आने लगी। 200 एलिट सोल्जर्स की उस खूनी लाल फौज ने पूरे फ्रॉग स्वैम्प को चारों तरफ से घेर लिया था, जिससे वहाँ मौजूद नॉर्मल प्लेयर्स की जान हलक में आ गई। भीड़ डर के मारे पीछे हटने लगी। लिएहुओ गिल्ड का नाम ही शहर में खौफ का दूसरा नाम था। वो तियान सबसे आगे खड़ा था। उसके हाथ में एक बहुत बड़ी भारी कुल्हाड़ी थी। उसकी आंखें पूरे मैदान को चीरती हुई सीधे तुम्हारी उस अकेली और शांत खड़ी बॉडी पर जाकर लॉक हो गईं। उसने अपनी उस भारी कुल्हाड़ी को हवा में उठाया, सीधे तुम्हारी तरफ इशारा किया और अपनी पूरी ताकत से ऐसी दहाड़ लगाई कि पूरे दलदल की जमीन कांप उठी। सुपिंग, अपनी इस औकात से बाहर निकल और यहाँ आकर अपनी मौत का सामना कर। वो आवाज किसी बिजली के कड़कने जैसी थी, जिसने वहाँ मौजूद सैकड़ों प्लेयर्स के हिडन मिशन वाले भूत को एक सेकंड में उतार दिया। अब वहाँ सिर्फ एक खौफनाक सन्नाटा था। लिएहुओ गिल्ड सच में अपना बदला लेने आ चुका था, और वो भी पूरे 200 एलीट सोल्जर्स की फौज के साथ।